2015 on behalf of the entire IIT Kanpur community and attendees attending the session. Thank you, Namritesh. Okay, so now I think we must begin. So, my first question for you is I would like to request you to tell us about your journey from clearing JE to acing the UPSC CSE and shifting to civil services. इसे कानपुर के ही लोग हैं या इसके अलावा भी और भी कॉलेजेस से लोग हैं? प्राइमरली आईआईटी कानपुर के ही। अच्छा, और हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? अभी अबाउट 280। अच्छा, तो सभी का स्वागत है इस इंटरेक्शन में। और जैसा कि नम्रतेश ने अभी कहा कि जर्नी क्या रही, जर्नी ऐसी कुछ खास हम लोग जो सब लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, वैसे मैंने आई एम फ्रॉम कानपुर, तो कानपुर से ही मैंने तैयारी करी थी और फॉर्चुनेटली आई गॉट आईआईटी कानपुर। तो उसके बाद आईआईटी में थे तब वक्त मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का मन नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से मन बनाया हो, बट पेनल्टीमेट ईयर के आसपास जाकर थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि सिविल सर्विसेज में जाना अच्छा होगा। जो आपका एलुमनाई एसोसिएशन होता है, उसको जो कॉलिंग वाला प्रोग्राम होता है, एक कॉलिंग करते हैं ना डोनेशन वगैरह के लिए, तो उसमें मैं कुछ दिन रहा था। तो सब तरह के सीनियर से बात करने का मौका मिलता था। जो लोग फॉरेन में अच्छी पोस्ट पे हैं, इंडिया में भी अच्छी पोस्ट पे हैं, हर एक लोगों से, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी में हर तरह के लोगों से बात करने का मौका मिलता था, जिन लोगों ने अपना खुद का भी कुछ काम किया था। कि सिविल में सेटिस्फेक्शन लोगों को अच्छा है। और प्लेसमेंट्स में भी काम किया, तो उसमें भी रियलाइज हुआ मुझे कि सिविल सर्विसेज तैयारी करना थोड़ा सा ठीक रहेगा। बाकी साथ के कई लोग, जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे थे, तो बातचीत होती थी, तो देन वी रियलाइज कि इसको करना ठीक रहेगा। फिर फाइनल ईयर में थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी थी, और तैयारी शुरू करने के बाद प्लेसमेंट्स नहीं बैठे थे। फिर तैयारी करी थी तो प्लेसमेंट नहीं बैठे थे, और उसके बाद फिर दिल्ली चले गए थे। जैसे सब, तो दिल्ली में जाकर 1 साल तैयारी करी, पहला एग्जाम दिया था। पहले एग्जाम पर 272 रैंक थी मेरी, तो आई जॉइंड IRSI। और फिर एक अटेम्प्ट और दे दिया था जब वहां पर ट्रेनिंग गए थे, ट्रेनिंग उसमें फॉर्चुनेटली आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 5th। बस इतना सा है यार। Okay, so right now you said that you were primarily not into the UPSC CSE examination. So, what finally boosted your confidence to go for the CSE? What was your inspiration for it? यार बहुत डर लगता था, यूपीएससी की तैयारी से बहुत डर लगता था। और मैं तो इसीलिए नहीं जाना चाहता था कि फिर इतनी पढ़ाई, इवन मेरे पापा भी कहते थे कि कितना पढ़ाई करोगे बेटा, अब तो बहुत पढ़ाई कर ली। तो लेकिन जब मन होता है तो फिर उसमें मेहनत से नहीं डर लगता। जब तक ये लगता था कि दूसरे लोग कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, फैमिली से कह रहे हैं, फ्रेंड्स कह रहे हैं, इसलिए तैयार लो, डर लगता था कि यार जिस चीज का अपना खुद का मन नहीं है उसके लिए कौन इतनी मेहनत करेगा, है ना। क्योंकि हार्डवर्क तो काफी होता है ना, आप सबको पता है। और आईआईटी में होने से ये होता है, हार्डवर्क से डर तो नहीं लगता है, लेकिन जिस चीज में मन ना हो उसमें हार्डवर्क कर पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब मन बना उसके लिए तब हार्डवर्क फिर हो पाया ना। जब आप रियलाइज कर लोगे कि मैं करना चाहूंगा अपने जीवन में आगे आने वाले कई सालों के लिए, तभी आप उसमें मेहनत कर पाओगे। उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। सिर्फ किसी के कहने से अगर आपको लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार सोचना चाहिए, और ये जरूर सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं। बिकॉज सर्विस में आने के बाद भी कई बार देखिए बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, और उनको कोई भी आप एग्जाम पकड़ा दो वो उसको क्रैक कर देंगे। और आईटीज में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। बट लेटर ऑन कई लोगों को ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, शायद दिस वाज नॉट फॉर मी,
कि कुछ ज्यादा थी या कुछ अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। तो ये जरूर समझना चाहिए कि इसमें है क्या एग्जैक्टली। तो वो अगर आप चाहोगे तो मैं बताऊंगा, बट बहुत लंबा है, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा अगर कोई आप में से पूछना चाहेगा। और बताना मुकेश, आदित्य, और क्या पूछना चाहते हैं? Okay, that was quite insightful. बीइंग फ्रॉम आईआईटी कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब यहाँ पर काफी इंटरेस्ट करते हैं, तो मतलब ये डिसीजन लेना मतलब आपके लिए कितना कठिन रहा था कि कॉर्पोरेट को छोड़ करके सिविल सर्विसेज में जाना? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉर्पोरेट में मेरा कभी बहुत मन रहा भी नहीं, और मैं प्रोफाइल अच्छा नहीं था जिसमें मैं सोच सकता कि मेरा बहुत किसी, एक तो वो भी रीजन था शायद, अगर ऐसा कुछ स्कोप मुझे दिखता तो मैं एक बार प्लेसमेंट्स का भी सोचता, नहीं मेरे को बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा तो एक बार शायद उस तरफ भी सोचता। उस तरफ का भी सोचना वैसा हुआ नहीं। एमबीए वगैरह का भी एक आध बार सोचा। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और कई सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे खुद के बैचमेट्स ही देखता हूँ, आगे पीछे के लोग, तो कई सारे लोग जैसे स्टार्टअप कई लोग करते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है, वो शायद बेस्ट काम होता है। अगर मेरी कैपेबिलिटी होती या मेरा वैसा इंटरेस्ट होता है तो मैं जरूर ट्राई करता, लेकिन मुझे लगा नहीं मैं कर पाऊंगा वो कभी ऐसी जगह। ऑनेस्टली मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तो करता हूँ जो बंदे अपने हाथ से स्टार्टअप वगैरह करते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा रिस्क कहीं नहीं है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अच्छी जॉब आपके, तो वो चीज है। प्लेसमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में यार, फिर जो सीढ़ियां चढ़ने का जो तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा, हम तो यहाँ पर है गोंडा में है ना। गोंडा कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा आप में से, लेकिन कई सारे जो बैचमेट्स हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, इंडिया में भी अच्छी जगहों पे हैं। पहले फॉरेन में ही जाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ करता था 90s में, क्योंकि फॉरेन में ही अच्छी जॉब्स थी। अब तो इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, सैलरी वाइज भी और प्रोफाइल वाइज भी। तो मुझे लगता है किसी का अगर उसमें इंटरेस्ट है, किसी को कोडिंग अच्छी लगती है, किसी को अगर कोर अपने ब्रांच का अच्छा लगता है, तो इसमें भी जा सकता है। और कोई कई कंपनी है जिसमें आप जा सकते हो। एक मैं बात बोलना चाहूंगा जो मुझे हमेशा फील हुई, आईआईटी में होने की वजह से कई बार हमारी प्लेसमेंट बहुत कम होती है। बिकॉज एक तो आईआईटी प्रॉब्लम ये है कि कनेक्टिविटी का इश्यू आप सबको पता होगा, जो प्लेसमेंट में अगर कोई काम कर रहा होगा, कनेक्टिविटी का एक इश्यू रहता है। दूसरा, थोड़ा सा इनवर्ड लुकिंग है हम लोग आईआईटी कानपुर में। अब मुझे पता लगता है, आई होप ज्यादा अच्छा हो गया होगा, थोड़ा सा हम लोग बाहर से कनेक्ट कम रखते हैं, तो उसकी वजह से प्लेसमेंट्स में इश्यूज आते थे। और वही बंदा अगर किसी ओपन कंपटीशन में जाएगा प्लेसमेंट के, तो यू वुड गेट अ मच बेटर जॉब। और वो चीज बाहर में दिखती है जब बाहर से आप वहां पर प्लेसमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं और कंपनी को उठाने 5 बच्चे, तो वो उनमें से बेस्ट को लेकर चला जाता है। लेकिन वही बच्चे जब बाहर निकलते हैं और ओपन में कम्पीट करते हैं, तो वो और बेटर करते हैं और बहुत जल्दी अच्छी कंपनियों में पहुंच जाते हैं, जिसके लिए वो अपने कॉलेज में एस्पायर कर रहे हो। किसी हमारे यहाँ पर जो एवरेज बच्चे हैं या जिनका बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं है या रिज्यूमे जिसको कहते हैं compete नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत बेटर compete कर सकते हो। बस ये है कि एक लिमिटेड से होते हैं, वो भी उसमें से भी उनको जो सबसे अच्छा लगता है उसको लेकर जाते हैं। अदरवाइज जनरली आईआईटी के हमारे जितने बच्चे होते हैं आईआईटी कानपुर मच बेटर देन अदर कॉलेजेस होते हैं। तो ये अगर सोच के कोई उसको छोड़ना चाहता है कि नहीं यार मैं यहाँ से, मेरी कॉलेज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट गई, तो ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन आपका जेन्युइन होना चाहिए। कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। Okay, that was quite insightful thoughts and experience given by you regarding the placement scenario and corporate world. So, I would like to ask one question that might be interest to all of us, I guess. That what are the challenges and advantage that engineering background students face while preparing for the CSE? As most of the syllabus comes from the humanities background, and we are from engineering background. So, how we can make a smooth transition towards it?
हम्म। देखो ये प्रॉब्लम यार थोड़ी सी रहती है, और लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देखो 12th तक स्कूलिंग तो सबने करी है, ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, और कैचिंग पावर अच्छी होती है, और ह्यूमैनिटीज में भी ध्यान, बहुत थोड़ा बहुत ध्यान तो दिया होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ह्यूमैनिटीज में भी ऐसा बोरिंग वाला कुछ नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा स्कूल टाइम तक जो रहता है ह्यूमैनिटीज का पार्ट, वो समहाउ रोड लर्निंग का ज्यादा रहता है। आई होप अब तो थोड़ा स्कूल एजुकेशन बेटर हुआ है, जैसा मैं देख रहा हूँ, नया सिलेबस वगैरह देखता हूँ, लेकिन फिर भी रोड लर्निंग बेस्ड ज्यादा होता है ह्यूमैनिटीज। दैट्स वाई ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जो पीसीएम को में इंटरेस्ट लेते हैं या पीसीबी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में नहीं आता। बट यूपीएससी का जो ह्यूमैनिटीज वाला पार्ट है वो भी काफी यूं कह लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, कि आप क्या कॉम्प्रिहेंड करते हो किसी भी सिचुएशन से। वो ह्यूमैनिटीज केस स्टडी बेस्ड है, या जो आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं उस पर बेस्ड है, तो बोरिंग कतई नहीं होता है। ये जरूर है क्योंकि 3-4 साल आप जो आंसर्स लिख रहे हो या एग्जाम दे रहे हो, जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस छूट जाती है, अल्फा बीटा गामा थीटा में जो हम लोग लिखते रहते हैं सारी चीजें, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं आती है। और बल्कि मैंने ये देखा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों से बेटर होती है, क्योंकि आप हर चीज पे क्वेश्चन करते हो। अगर हर चीज पे क्वेश्चन करने की आदत है आपकी, हर चीज को जब तक आप उसको समझ नहीं लेते हो तब तक आप उसको मानते नहीं हो, ये जो आदत होती है ये इसमें बहुत काम आती है। क्योंकि किसी भी इश्यूज की तह तक आप तभी जा पाओगे, उसकी जड़ तक तभी आप जा पाओगे व्हेन यू आर रेडी, कि हम इसमें सारी चीजें पता कर लें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे। तो अगर अपने कैंपस रेजिडेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मतलब व्हाट बी द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द स्कूल? आइडियल टाइम तो यार मुझे ये लगता है, समहाउ मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम भी तैयारी में नहीं देना चाहिए। आप एग्जाम देना है, जिस भी साल का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, अगर आप कॉलेज से निकलते एग्जाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, वो हो सकता है, या आप कॉलेज से 1 साल गैप दे के एग्जाम अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, या देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप कॉलेज के बाद कुछ साल जॉब भी करना चाह रहे हो। कई सारे लोग जॉब करना चाहते हैं या फर्दर कुछ पढ़ना चाहते हैं, 1-2 साल का गैप लेके तब करना चाहते हैं। तो कोई भी केस हो, मुझे लगता है कि आपको तैयारी 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल पहले शुरू करनी चाहिए। जो थोड़ा हार्डकोर तैयारी होती है ना, कि आप दिन में 5-6 घंटे उस पर देते हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने अपने साथी बैचमेट्स को देखा था आईआईटी कानपुर के, और मेरी खुद की तैयारी का जो एक्सपीरियंस ना, अलग भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कई साल पहले से तैयारी करके बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बर्नआउट हो जाता है। मैंने देखा है कि अगर एकदम आप फर्स्ट ईयर से बिल्कुल फुल टाइम तैयारी करने लगो, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी में कमी आ जाती है, और जो इंटेंसिटी एग्जाम में जाकर होनी चाहिए, एग्जाम वाले ईयर में जाके आनी चाहिए, वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। अगर आप उसके साथ मेंटेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि किसी भी चीज को हम ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं, वी आर इंजीनियर्स, किसी भी प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं कि अगर हमें टाइम देना है तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन हाँ, अगर आपका मन है, और अगर मन नहीं भी है, तो भी आपको करंट अफेयर्स को जरूर इंटरेस्ट रखना चाहिए, बिकॉज बिना उसमें इंटरेस्ट रखे आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। न्यूज़पेपर, एटलीस्ट कोई भी एक न्यूज़पेपर आप ले लो, और डेली उस पर अगर आप 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा, जितना आप समय दे सकते हो, उसमें से अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तो कई सारी साइट्स भी ऐसे हैं जो डेली उसमें डाल देते हैं कि ये आर्टिकल आज इसमें थे, ये टॉपिक से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट थे। तो उतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। अगर आप 2 से 3 साल ये काम कर लेते हो तो आपकी आधी तैयारी तो ऐसी ही होगी। तो ये बहुत है। और जब भी आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, उससे आप 1 से 1.5 साल पहले एकदम फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू कर दो। 5 से 6 घंटा वेरी करेगा। अगेन, जैसे अगर किसी का ऑप्शनल ऐसा है जो ग्रेजुएशन में उसने ले रखा है, तो उसको शायद थोड़ा कम तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उस किसी का ऑप्शनल ऐसा है जो उसने ग्रेजुएशन नहीं ले रखा है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे। तो ये चीज है। फिर से मतलब ऑप्शनल्स वाला जो पॉइंट आपने बोला, तो फिर ऑप्शनल्स को चूज करने के लिए क्या क्या करने चाहिए? क्योंकि आपका ऑप्शन तो संस्कृत था, काफी ऑर्थोडॉक्स एंड कॉमन चॉइस।
ऑप्शनल में यार देखो ऐसा है कि जितना जल्दी आप डिसीजन ले लेते हो तैयारी करने का उतना आपके लिए आसान रहता है। और इंजीनियरिंग के ऑप्शनल्स भी जो हैं वो भी अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक, और जिसने शुरू से अगर ध्यान रखा है उस चीज का, क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग की हमारी जो पढ़ाई है कॉलेज की, उससे थोड़ा सा डिफर करता है जितना, क्योंकि मेरे साथ जो फ्लैटमेट था मेरा वो भी आईआरएस में है इस समय, तो उसने इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल ले रखा था, उसका इलेक्ट्रिकल ही इंजीनियरिंग था। और उसने शुरू से ही, क्योंकि उसका मन था, तो उसने 4 साल जो बीटेक के थे 4 साल उसने लगाए उसमें, थोड़ा बहुत जो अलग से तैयारी करते रहना चाहिए उसने करी थी, तो ही गॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और ऐसा नहीं होता है कि आप 6 महीने में उठा के सारा पढ़ डालो ह्यूमैनिटीज की तरह, वो चीज नहीं हो सकती। तो अगर किसी को इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेने हैं, अगर इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है उसमें, आपको लगता है आप उसमें कर सकते हो, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल चूज करने में आप पहले उठा के पेपर जरूर देख लेने चाहिए। मार्केट में अगर आप देखोगे ऑनलाइन भी, तो 20 से 25 साल के पेपर पुराने किसी भी सब्जेक्ट के अवेलेबल हो जाते हैं। जो थोड़ा ऑफ बीट सब्जेक्ट है, हो सकता है उसको ऑनलाइन ना हो, आपको दिल्ली से किसी फ्रेंड से मंगाना पड़े, लेकिन ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के पुराने सालों के पेपर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है तो उनके पेपर उठा कर देखिए, आप 20-25 साल के पेपर का अगर आप स्टडी करोगे तो आपको 2-3 चीजें पता चलेंगी। पहला तो ये पता चलेगा कि क्या ये सब्जेक्ट स्टैटिक है या डायनेमिक है, मतलब उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं आर दे रिपीटेड, और वो हर बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज आपको ये पता चल जाएगी। दूसरा चीज कि आपका ऑप्शनल ओवर द इयर्स किस प्रकार से चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, कितना उसमें अंतर आया है पहले से, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और पिछले 4-5 साल में उस ऑप्शनल का क्या चल रहा है, क्या हवा चल रही है उसमें, किस तरह के पेपर आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से आपको पता चलेगा कि इसमें आपको किस तरह से मेहनत करनी है, क्या करना है। तो जनरली देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं इंजीनियरिंग का, अगर आप देख सकते हो तो वो होगा आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक बार ट्राई कर सकते हो, वो हो सकता है। या फिर आपके जो सोशल स्टडीज में आते हैं, तो इसमें आपका इस समय एंथ्रो काफी लोग ले रहे हैं, और लिटरेचर में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो लिटरेचर ले सकते हैं। सोशियोलॉजी होता है जनरली जो लोग लेते हैं, साइकोलॉजी होता है, पबैड होता है। तो थोड़ा सा पढ़ के देखिए। मैंने तो ऑप्शनल में जो किया था, 2-3 ऑप्शनल का मेरे पास मटेरियल मिल गया था मुझे, क्योंकि साथ के लोग तैयारी कर रहे थे, आप लोग में से भी कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो मटेरियल पढ़ा रहता था, थोड़ा बहुत मैंने उठा के देखा, पलट के देखा, 2-4 चैप्टर पढ़े भी, रियलाइज किया कि इसमें कितना इंटरेस्ट है मेरा, प्लस थोड़ा सा मार्किंग पैटर्न देखा कि पिछले 5-10 सालों में सिलेक्शन कैसा है, क्या है, तमाम सारी चीजें देखी। तो उसके बाद डिसीजन लेना ठीक रहेगा। सिर्फ ये सोच के कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है और उसको ले लेना, उससे ज्यादा एनालिसिस में पुट इन करनी चाहिए। जैसे मैंने सोशियोलॉजी के ह्यूमैनिटीज वाले एचएसएस बोलते हैं हमारे यहाँ, एचएसएस बोलते होंगे ना अभी भी। Yes, हाँ, तो वो मैंने सोशियोलॉजी के लिए थे, और ये भी एक रीजन था कि मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज कभी उस तरह से पढ़ा नहीं था। हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे सोशियोलॉजी के, मुनमुन झा सर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोशियोलॉजी हमको पढ़ाई थी, और उसमें काफी दिमाग ओपन हुआ था, बिकॉज स्कूल तक हमें बहुत लिमिटेड सोशल पैटर्न देखते हैं, बहुत सोशलाइजेशन हमारा बहुत लिमिटेड होता है। तो उसको देखने के बाद, उनसे पढ़ने के बाद ये रियलाइज हुआ कि नहीं, दुनिया में और भी चीजें हैं, और भी लाइन ऑफ थॉट्स हैं, इस तरफ भी सोचना चाहिए। तो माइंड ओपन अप होता है तो आप नई सारी पॉसिबिलिटीज देखते हो। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल लूंगा। बट देन अगेन फिर देखा मैंने कि मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि मैंने 3 कोर्स टोटल किए सोशियोलॉजी के, वो भी जैसे तैसे किए, वो क्लास में मजा आता था, वो बात अलग था। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि अच्छा, उस समय जब मैंने एग्जाम दिया था, उस समय जब मैंने डिसाइड किया था कि एग्जाम देना, तो 2012-13 का टाइम था। उस समय एकदम से एग्जाम का पैटर्न बदला था, और कई सारे ऑप्शनल्स को बुचर कर दिया गया था। जैसे कि आपका पबैड में उस समय बहुत कम मार्क्स दे रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अब जितना मैंने देखा है कि अब उसमें ठीक कर दिया है उन्होंने, मार्क्स सभी को बराबर देने। तो इस वजह से ये था कि ह्यूमैनिटीज थोड़ा सा मैं कम प्रेफर किया, और लिटरेचर संस्कृत, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड रहा था, और एग्जाम तो इंग्लिश मीडियम में ही देना था, लेकिन हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड होने में थोड़ा सा ये रहता है कि आप कंफर्टेबल होते हो हिंदी में, और संस्कृत में भी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था, 12th तक मैं पढ़ी हुई थी। तो सिलेबस वगैरह देखा, मुझे लगा कि इसमें अच्छा कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऑफ बीट सब्जेक्ट्स में ये रहता है कि स्कोरिंग अच्छी हो जाती है, स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक नहीं होते हैं। तो मेरा ये रीजन था, बट ये कोई रीजन नहीं होता है ना, जो भी जो ऑप्शनल लेता है उसके लिए रीजन निकाल लेता है।
क्योंकि जैसे आप वेट देखो, साइकोलॉजी देखो, या आप फिलोसफी ले लो, पॉलिटिकल रिलेशंस देख लो, इंटरनेशनल रिलेशंस देख लो, तो उसमें आपका जीएस का बहुत सारा पार्ट कवर हो जाता है, जिसमें आपके आंसर इंप्रूव हो जाते हैं। तो हर ऑप्शनल का अपना अलग एडवांटेज है। जो भी ऑप्शन आप लोगे, फाइनली जो आपके मन को समझ में आएगा, तसल्ली करेगा, उसके आप रीजन ढूंढोगे, है ना। यूपीएससी में ये भी आपको समझ में आ जाए कि हर चीज के रीजन आप निकाल लेते हो। तो वही चीज है। बट मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जितना मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, ऐसा कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं, जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है उसके मार्क्स आ रहे हैं। तो वो चीज है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी जब तक दिया था एग्जाम, तब तक ये चीज खत्म हो गई थी। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उस समय ऐसा किसी आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं, सब में ऑलमोस्ट बराबर पैटर्न पे मार्किंग हुई थी। तो ऑप्शनल देख लीजिए, किसी का जैसे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में किसी का इंटरेस्ट हो, तो उनको लगता है कि हमें बहुत कंफर्टेबली, बड़ी नेचुरली ये चीजें समझ में आती हैं। जैसे मुझे तो वेक्टर स्पेस बहुत जल्दी था, तो मैथमेटिक्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट में ले लेता है ना, कि अब ये नहीं लेना है। तो ऐसे ही आप जिस चीज से कंफर्टेबल होते हो, जिस चीज में आप कर सकते हो कंफर्टेबली, स्पेशली अगर आपको ऑप्शनल चेंज करना है, तब बहुत ज्यादा सोच लेना चाहिए। अगर ऑप्शनल आपका ग्रेजुएशन वाला रखना, आपको इंजीनियरिंग वाला, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेंज करना है तो 2-3 का आप कॉलेज में ही, क्योंकि आप लोग कॉलेज में ही हो और तैयारी कर रहे हो या कर शुरू करोगे, तो थोड़ा सा देखना चाहिए, पैटर्न देखना चाहिए कि एग्जाम में आता क्या है, क्या क्वेश्चन आते हैं, और आपका सिलेबस किस तरह का है, कितना आपको तैयारी करनी पड़ेगी। Okay, so I would like to ask one further question that how was your journey at ITK? What do you think was the role of ITK in achieving this big achievement? How do you feel can ITK can help students for preparing for UPSC CSE? हम्म देखो यार, सबसे पहले तो आईआईटी में आने के बाद, मैं कानपुर से हूँ, और आईआईटी कानपुर बचपन से ही मैं बाहर से ही देखता था। एक आध बार अंदर गया था तो लगता था ये अलग दुनिया है ना। कानपुर आप देखो और आईआईटी कानपुर देखो तो बहुत फर्क है। तो आईआईटी में जाने के बाद पहली बार मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, चीजें बेटर हो सकती हैं। नहीं तो पहले तो ये लगता था इस देश का क्या होगा, है ना। एक माइंड में रहता है, नुक्कड़ पे यही सभा होती है हमेशा की, अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो आईआईटी में जाने के बाद लगा कि भैया ये भी इसी देश में है, इसी कानपुर शहर में है, और देखो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, कितने अच्छे से रन किया जाता है। और मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का है, अनकम्पेरेबल है। मैंने इंडिया में तो कहीं नहीं देखा है ऐसा। शायद बहुत अच्छे कॉलेजेस में ही किसी एक आध में होगा, बट अपने यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन वाइज देखा जाए, और मतलब यूरोप की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उस तरह का है हमारा, है ना। तो वो देखकर अपने आप में एक भरोसा होता है कि नई चीजें बेटर हो सकती हैं, यू कैन डू बेटर। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। दूसरा, एक कई बार मन में भ्रम बैठ जाता है जब हम स्कूल में होते हैं, कि लगता है कि यार मैं तो हमेशा टॉप करता हूँ, या मैं हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आता हूँ, बिना पढ़े मेरे मार्क्स आ जाते हैं। तो उसके बाद लगने लगता है कि थोड़ा इनविंसिबल तो जाते हो, आप एवरेज आउट हो जाते हो, तो आपको लगता है कि बाहर का जीनियस यहाँ का एवरेज है ना। और आईआईटी का जीनियस तो बहुत ही जीनियस हो गया। तो आपको अपनी औकात पता चलती है, जो कि हमेशा एक असेसमेंट आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं पता रहेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको मेहनत कितना करना है। आप किसी भी चीज में आईक्यू के बेसिस पे या अपने टैलेंट के बेसिस पे कितना कर सकते हो, और उसमें आपको मेहनत कितनी लगेगी, ये थोड़ा सा एक रिलेशन है। मैं नहीं कहूंगा प्रोपोर्शनल है या क्या है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि कितना हमारे अंदर टैलेंट है और कितने हमको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे आप लोग तरह तरह के आंसर सुनते होंगे, और उस पर लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। कोई कहता है नहीं 12 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 6 घंटे पढ़ना चाहिए। वो बहुत सारी चीजों पर मैटर करता है। तो ये चीज आईआईटी में रह के थोड़ा सा अगर आप समझ लोगे, और मुझे लगता है समझ में आ जाती है, क्योंकि आप टॉपर से जब एकदम एवरेज आ जाते हो उसी लेवल की मेहनत पे, तो आपको समझ में आ जाता। और भी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतने सारे लोग हैं, दुनिया में कहीं। और इसके अलावा देखिए, दोस्त अच्छे बनते हैं, आपको लाइफ एंजॉय करना समझ में आता है। स्कूल में तो क्या ही होता है,
और एक जो सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैलेंस करने का जो सेंस है, उसको मुझे तो समझने में काफी टाइम लगा, लेकिन ये रियलाइजेशन हुआ जैसे स्कूल से आते हैं कॉलेज, तो कॉलेज में आने के बाद घर पे कोई रिजल्ट नहीं पूछता। स्कूल में फिर भी थोड़ा ये कि रहता था मन में कि कोई रिजल्ट पूछेगा तो क्या बताएंगे, वो चीज कॉलेज में आके खत्म हो जाती है। तो कई बार जो इतना फ्रीडम हमें मिल जाता है कॉलेज में, और उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम मैच नहीं कर पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बिल्कुल नहीं उठाते हैं और फ्रीडम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो वो भी मैच करना आना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो भी आपसे घर में कोई पूछेगा नहीं कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं, क्या करना है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जब तक खुद से उस चीज को ओनरशिप नहीं लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने देखा है, मतलब आई डोंट थिंक आईआईटीएंस ऐसा करते होंगे, लेकिन जैसे जब मैं दिल्ली में था, क्लासेस वगैरह कर रहा था, टेस्ट सीरीज कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा, मतलब बहुत ही हंसी की बात है कि लोग उसमें भी चीटिंग करते थे। अब उसमें चीटिंग करके अपने आप को चीट करके हमको क्या मिलेगा? अपने आप को हमको चीट नहीं करना है बस, है ना। हमें हम कितने पानी में है ये हमेशा असेसमेंट करके रखना है, और उसी हिसाब से मेहनत करनी है। और थोड़ा सा एक और चीज जो मुझे लगता है आईआईटी में, जैसे लोग पढ़ाई करते हैं जिस तरह से कि लास्ट टाइम पे पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाने का जो एक तरीका होता है, वो हमें जरूर अपने साथ रखना चाहिए। यूपीएससी में भी बहुत काम आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें ही हैं पढ़ने के लिए। जैसे अखबार ही अगर आप पढ़ने लगो तो लगेगा अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये फिल्टर आउट कर देना कि क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी में रह के अगर आप सीख रहे हो तो ये यूपीएससी में आपके बहुत काम आएगा। Okay, so many of the students would like to kickstart their preparation. So they might be wondering which is the best time for starting preparation. Can you please elaborate on what people from different years should do according to time available to them? हम्म तैयारी यार, मुझे मैंने जैसा बताया अभी कि आपको 1 से 1.5 साल पहले कर देनी चाहिए जब भी आपको एग्जाम देना हो। और अगर आपको सिविल सर्विसेज ही करना है तो बेस्ट टाइम तो वही हुआ, क्योंकि एज अगर आपकी हो रही है तो आप कर लो, नहीं तो आप किसी किसी की थोड़ी कम एज भी रहती है तो 1 साल का गैप करके करना है तो आप चाहे जॉब 1 साल कर लो या आप तैयारी अपनी 1 साल कर लो उसमें। तो मेरे हिसाब से जितना अर्ली, क्योंकि सर्विसेज में तो जितना आप अर्ली घुस जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि आपके बाकी बैचमेट रिटायर हो जाएंगे अगर आप जल्दी घुसोगे, अपने आप ही सीनियर बचोगे। Okay, अभी करंट so अफेयर्स पे बात करी थी आपने कि मतलब करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर को इस तरीके से टाइम देना चाहिए। तो उस पर हम बाकी जो जीएस का पोर्शन है प्रीलिम्स और मेंस का, उसकी बात करें तो मतलब उस पर भी कन्वेंशनल जो बुक लिस्ट है उसको ही फॉलो करने की जरूरत है। तो मतलब तो उन कन्वेंशनल बुक लिस्ट को किस तरीके से फॉलो करें, नोट्स मेकिंग का और आंसर राइटिंग का, इनकी प्रैक्टिस को किस तरीके से देखा जाए? ओके, करंट अफेयर्स के लिए आप बेसिकली पूछ रहे हो ना? हाँ, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स पोर्शन बोथ। अच्छा, तो करंट अफेयर्स में यार देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लेना चाहिए। और शुरू में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर धीरे धीरे आप कम टाइम पर आ जाओगे। ऑन एन एवरेज 30 मिनट से 45 मिनट में, इतने टाइम में आपकी न्यूज़पेपर कवर होने लगेगा। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना मुझे बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं लगता है, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। आपको हमेशा बैलेंस करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर चीज का करना है। मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था, उस समय क्योंकि पैटर्न चेंज ही हुआ था, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे करंट अफेयर्स के। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो इसकी विजन आईएएस की बुकलेट्स आती हैं मंथली वाली, तो मैंने यही फॉलो करी थी और कोई फॉलो नहीं करी थी, और न्यूज़पेपर पढ़ लेता था तो उतना सफिशिएंट था। उन बुकलेट्स में काफी क्रिस्प और कंसाइज मैनर में आप जो कुछ भी नोट्स बनाओगे उससे बेटर नोट्स रहते हैं, बिकॉज देयर इज अ टीम उनके पास जो उसमें लगती है, उसको करंट अफेयर्स को पूरा तैयार करती है। तो उनका जो एफर्ट पुट इन होता है वो उनकी बुकलेट्स में दिखता है। आई एम श्योर कि कुछ और भी ऐसे होंगे अब जो ऐसी बुकलेट्स बना रहे होंगे, और हो सकता है उससे बेटर भी होगी। मेरे टाइम तक तो वही मुझे बेस्ट लगती थी। तो उसको अगर आप मंथली कवर कर ले रहे हो प्लस आप न्यूज़पेपर डेली की डेली कर ले रहे हो तो हो जाता है। कई बार लोग न्यूज़पेपर भी छोड़ देते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं,
बट मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, आपके दिन की एक अच्छी शुरुआत होती है, अगर आपको ऐसा बहुत आलस नहीं आता न्यूज़पेपर पढ़ने में। और पहले अटेम्प्ट में तो बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट तक आपको चीजें पता हो जाती हैं कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज अखबार में ज्यादा आती है, किस तरह का आर्टिकल फ्रंट पेज पे आता है, किस तरह का आर्टिकल एडिटोरियल पेज पे जाता है। तो बिल्कुल शुरू से तो यही नहीं करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आप लोगों का। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर को आप टाइम दें, शुरू में लगेगा, हो सकता है कई लोगों को, जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि द हिंदू वगैरह की इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल की होती है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन उसका लाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे शुरू में लग सकता है, बट आई एम श्योर 1 महीने में आप 1 घंटे के अंदर उसको करने लगोगे। और जैसे टाइम बीत जाएगा, आपको 2-3 महीने यूज टू हो जाओगे, तो 1 घंटे से कम में, आधा घंटा 45 मिनट में आप उसको कर लोगे, डिपेंडिंग ऑन किस दिन में कौन सा क्या आता है। और उसी बुकलेट्स में आप अगर न्यूज़पेपर से आप नोट्स नहीं बना रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा उसमें लगता है, उन बुकलेट्स में ही आप अंडरलाइन करते चल सकते हो चीजों को। जैसे देखिए, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, है ना। कई सारे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई नोटबुक नहीं बनाई होती है, तब भी वो बहुत अच्छा करते हैं। कई सारे होते हैं जिनके पास हर एक नोटबुक रहती है, वो कभी बुक नहीं रेफर करते, एक बार बुक पढ़ते हैं उसके बाद बुक नहीं पढ़ते, है ना, वो अपने नोट्स बना लेते हैं। तो आप में से भी हर तरह के होंगे। मेरा ये था कि मैं थोड़ा नोट्स बनाने वाला ही बंदा था, तो नोट्स से ही मेरे को समझ में आती थी चीजें। तो मेरा ये पैटर्न था कि मैंने कोई चीज अगर पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है, तो उसमें से अपना, लेकिन फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मेरा ये एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम में अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आप ऑलमोस्ट उसके 50% बुक तो छाप डालोगे, और उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम किल इतना ज्यादा होगा। फर्स्ट टाइम में कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। अभी करंट अफेयर्स का बता दूं, फिर नोट मेकिंग का भी बता देता हूँ। तो करंट अफेयर्स में मेरे हिसाब से अगर आप एक न्यूज़पेपर कोई भी अच्छा फॉलो कर लो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी, और उसके साथ साथ एक कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट जो भी अच्छी, इस समय आप लोग डिस्कस करते हो आपस में जो भी चल रही है, उसको ले लो और उसको मंथली आप फॉलो करते रहो। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर लिया मंथ भर का, तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है, उस बुकलेट को पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और जो बुकलेट आप पढ़ी आपने, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी। रिवीजन यूपीएससी की तैयारी में बहुत जरूरी है। रिवीजन ना कर पाने की वजह से ही हमारे यहाँ के बच्चे कई सारे ऐसे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी। थोड़ा सा वो जो ओवर कॉन्फिडेंस हमारा होता है कि हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, वो हमको ले डूबता है। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई मैं तो ये कर रहा था, मुझे तो तेरे को कैसे याद हो गया, मुझे तो याद नहीं हुआ। जो याद करने वाला है, जिसको याद है, वो कभी ये नहीं बताएगा मैंने 3 बार इसका रिवीजन किया है ना। और जो ये कह रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि यार मेरे को तो याद नहीं हुआ, उसने 1 बार या 2 बार ही उसको पढ़ा है। ठीक है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस यही था कि 1 बार या 2 बार में चीजें मुझे तो नहीं याद होती थी। मैंने कई रिवीजन किए थे, मैंने प्रीलिम्स के पहले तक कम से कम 4 5 6 7 रिवीजन हर एक टॉपिक के कर डाले होंगे, अलग अलग, जिसमें जैसी नीड मुझे महसूस हुई। तो रिवीजन को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना। ऐसे ही जो आपकी बुकलेट भी होंगी, वो आप बुकलेट उसमें देख लो, क्या चीजें आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर लो, है ना। हाईलाइट करने के भी मल्टीपल तरीके आपके हो सकते हैं, आप अलग अलग पेन यूज कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी रिवीजन करने बैठे, कुछ भी पढ़ने बैठे, तो आप पहली बार जब उसको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें अंडरलाइन होगी, ऑलमोस्ट आधी कॉपी आप रंग डालोगे। ठीक है, दूसरी बार कर रहे हो आप उसी पेन को उठा के डबल अंडरलाइन कर लो, तो थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी बार पढ़ रहे हो तो आप रियलाइज करने लगोगे कि अब मुझे असल में थोड़ा कम पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें हाईलाइटर आप एक पकड़ लो, हाईलाइट करते गए, है ना। चौथी पांचवी बार तक जाने में अगर आईआईटी का बंदा है तो उसको चीजें याद हो जाती हैं, उसको ये याद हो जाता है कि इस पेज पे ये यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इतना याद हो जाता है। तो मुझे अभी भी अपने नोट्स का थोड़ा बहुत याद होगा कि हाँ इस पेज पे इस तरह का वो लिखा हुआ था, क्योंकि इतनी बार उसको पढ़ लिया था। तो नोट मेकिंग अगर आप कर रहे हो, अगर नोट्स बनाते हो, तो भी इस तरह से कर सकते हो। और अगर जैसे बुकलेट जो है, क्योंकि बुकलेट के फिर फर्दर नोट्स बनाने का मेरे हिसाब से फिर तो वो एंडलेस प्रोसेस है कि आप नोट्स के नोट्स बनाते रहो, नोट्स के नोट्स बनाते रहो, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हर एक बुकलेट को आप एग्जाम के टाइम तक 2-3 बार जरूर रिवाइज कर डालो। और उसमें जब भी रिवीजन आप कर रहे हो, तो आप ये इंश्योर करो कि वैल्यू एडिशन आपका ये हो जाए कि नेक्स्ट रिवीजन में आपको उससे और भी कम टाइम लगे। क्योंकि प्रीलिम्स से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोगों का रिवीजन नहीं हो पाता। इतना बड़ा सिलेबस है कि आप 1 महीना भी बैठ जाते हो, और अगर आपने शॉर्ट और रिक्वेस्ट नहीं कर दिए तो रिवीजन हो नहीं पाता है। तो नोट मेकिंग करंट अफेयर्स की आप ऐसे कर सकते हो, वो 12 बुकलेट्स आपके पास होंगी, आपने जितना हाईलाइट किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट किया हुआ है, उसको पढ़ते रहो।
और नोट मेकिंग का जो मैं कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बता देता हूँ। वैसे देखिए, अभी जैसे हमारे यहाँ पर डीएम सर थे, अभी उनका 1-2 दिन पहले ट्रांसफर हो गया, नितिन बंसल सर हैं, डॉक्टर हैं, 2009 बैच के आईएएस हैं। तो उन्होंने एमबीबीएस करके डॉक्टर बने थे, सॉरी, एमबीबीएस करके सिविल सर्विसेज में आए थे। तो उनसे भी मैं एक दिन पूछ रहा था, तो जैसे मैं उनको देखता था, मुझे लगता था वो नोट्स नहीं बनाते, तो वो पहले से ही नोट्स नहीं बनाते थे, उनकी आदत नहीं थी। मैं कहा सर आप कैसे पढ़ते थे जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे? वो कहा मैं बुक में ही बगल बगल में छोटा छोटा लिख लेता था। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपने अपने पैटर्न्स हैं, जिसने जैसे पहले से किया उसका वैसे चलता है, उनका उतने से हो जाता था। क्योंकि मेरा नोट मेकिंग का ज्यादा आदत थी, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। और जो बुक पढ़ के नोट बनाने की बात होती है, नोट्स बनाने की बात होती है, तो उसमें मैंने जो बोला कि एक बार में मत बनाइए आप, 2-3 बार आप बुक पढ़िए, और उसमें आप अंडरलाइन कर लो, डबल अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, कुछ कर लो, उसको गोला बना लो, कुछ कर लो। तो चाहे 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे, तो उसके बाद आपको रियलाइज होगा शायद मुझे नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है ना? तो ये भी हो सकता है। पहली बार में कभी नोट्स बनाने की कोशिश मत करिए, आपका इतना टाइम किल होगा, इतना टाइम किल होगा, आपको बाद में रियलाइज होगा ये तो मैंने पूरी बुक बता दी है। तो बाद में वो बड़ा खराब भी लगता है कि यार मैंने इतना टाइम क्यों खराब कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं मुझे लगता है जो ध्यान रखनी चाहिए नोट मेकिंग में और करंट अफेयर्स वाले में। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा अगर आप करने की कोशिश करोगे, कई लोग 2-3 न्यूज़पेपर शुरू में पढ़ते हैं जोश में आके, चलता नहीं है बहुत दिनों तक, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। देने अगर आपको वो 6 घंटे और 12 घंटे वालों को जो अंतर है, वो यही अंतर है। Okay, so that were great points regarding note making. I'm sure all of you must have printed in their minds. So my next question is about that everyone must be of the view that there is a lot of political interference in the civil servant job, that they are not at their full freedom and liberty to do their jobs. So what are your opinions on political influence in the civil services post and how to deal with it? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जी देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत सारी सर्विसेज हैं, आपको पता है, मल्टीपल सर्विसेज हैं, मुझे लगता है 22-23 सर्विसेज होती हैं। तो सब में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ में ही है। एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आईएएस जिसको बोलते हैं, इसमें है। दूसरा आईपीएस में आपको बहुत इंटरफेरेंस रहता है। और फॉरेस्ट सर्विस में, फॉरेस्ट सर्विस का सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली नहीं होता है, सिर्फ प्री कॉमन है। तो ये 3 सर्विसेज में ज्यादा इंटरफेरेंस है। बाकी मुझे लगता नहीं कहीं पर, स्पेशली एंट्री लेवल पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जैसे मैं आईआरएस में भी 7-8 महीने था, और वहां पर ट्रेनिंग में था, साथ मेरे बैचमेट थे, उनसे बात होती, तो उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बता दी, क्लियर आपको आवाज और वीडियो आ रहा है? नेट की स्पीड ठीक है? यस हाँ आ रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो बिकॉज आईएएस और आईपीएस ये दो ऐसी जॉब है जहां पर आपको सीधे सीधे आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाते हो। तो वहां पे स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे इनकम टैक्स में अगर आप हो, या फॉरेन सर्विस में हो, तो वहां पर जो लोकल पॉलिटिशियन होता है, जो गंध होती है, उसका बहुत कोई मतलब नहीं होता है। ये लोकल पॉलिटिशियन तो बहुत खराब हो सकता है, बहुत ही खराब हो सकता है। आप अगर पुरानी मूवी आपको ध्यान हो, 90s 80s की जो मूवी दिखाई जाती थी, उसमें एक जमींदार दिखाया जाता था जो सबको तंग करता था, पूरे गांव को, है ना, और ऑलमोस्ट राजा बन के बैठ जाता था। तो उसी तरह के लोग जो अत्याचार करते हैं, और अभी भी होता है, मतलब ये रियलिटी है कि अभी भी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो ठीक करने के लिए बची हुई हैं। तो वो लेवल होता है। तो जब भी आप कोई ढंग का काम करने निकलते हो, तो किसी न किसी के इंटरेस्ट जरूर हर्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को ट्वीक करके ही इस तरह से उसको बना रखा है कि अभी भी उनकी फ्रीडम चल रही है। तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन फिर एटलीस्ट मुझे लगता है आईएएस और आईपीएस तो these सर्विसेज आर अबाउट दैट ओनली ना, कि आप जब आपको दर्द होता है ना, आप चीजें देखते हो कॉलेज टाइम पे, या अपने जीवन में कभी देखते हो कि साला ये गलत कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कैसे कर रहा है, रूल कैसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो उससे लड़ने के लिए थोड़ा तो हमें उसमें गट्स रखने पड़ेंगे और स्टैंड लेना पड़ेगा। और इस सर्विस में अगर आप आके स्टैंड ले रहे हो, तो आप आपको अप्रिशिएट ही करते हैं। थोड़े बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा नाम होता है आपका। तो ये सर्विस है ही इसी चीज के लिए। तो उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में भी
हमेशा ये नहीं मांगना चाहिए, जैसे मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा अभी तक, मेरा ऐसा किसी से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी बड़े पॉलिटिशियन से नहीं हुई। जैसे पॉलिटिशियन भी अलग अलग लेवल के होते हैं ना, एक ग्राम प्रधान से लेकर और पॉलिटिशियन चीफ मिनिस्टर तक जा सकते हैं, जो आपके स्टेट में, जब आप जिस भी स्टेट में काम कर रहे हो जिनसे आपका इंटरेक्शन होगा, तो चीफ मिनिस्टर तो ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ग्राम प्रधान भी कई लोकल जो होते हैं, कई सारे बहुत पावरफुल होते हैं, अपने हिसाब से तो होते ही हैं। वो बात अलग है, आप आईएएस आईपीएस की तरह जाओगे तो आप वो आपके सामने कुछ नहीं होते है ना। तो थोड़ा सा ये जरूर देख के चलने की जरूरत है कि वो भी जो बातें कहते हैं उसमें से कई बातें सही होती हैं, कई बातें गलत होती हैं। पहला तो ये है कि कभी भी किसी को वर्बल वायलेंस नहीं करना, है ना। किसी को उल्टा नहीं बोलना कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, मैं तो तेरी बैंड बजा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कभी नहीं करना। बैंड आप कितने ही बजाओ, कहना नहीं है ना। तो ये चीज होती है। दूसरा ये होता है कि कोई भी अगर कुछ रिकमेंड कर रहा है कि नहीं ये आपका एम्प्लॉय है, ये आपके अंडर काम करता है, ये करप्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और इसको बदल दीजिए, इससे गांव वाले बहुत परेशान हैं, तो उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उसका अपना इंटरेस्ट हो, दूसरा ये भी हो सकता है बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो लोगों ने उसको जाकर वो बात कही हो और वो फीडबैक सच भी हो सकता है ना। तो दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर आप अपना एनालिसिस उतना कर लेते हो, आप फीडबैक उसका लेने के बाद खुद से भी थोड़ा सा पता कर लोगे कि इसमें सच्चाई क्या है, तो कई सारे काम उनके ऐसे भी होते हैं पॉलिटिशियंस के, जो आपको करने चाहिए लेकिन आपके नीचे की सीट से नहीं हो रहे होते हैं। तो वो अगर आप करा देते हो तो उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं, इनका हमको पता चल गया है, इनका इन साहब का हमको पता चल गया है कि सही काम होगा तो ये करा देंगे, और गलत काम होगा चाहे कुछ कर लो, हो नहीं पाएगा। तो 2-3 महीने में लोग आपका नेचर समझ जाते हैं, उसके बाद वो उसी हिसाब से काम करते हैं। देखो बहुत बड़ी बात ये होती है, जो लोकल पॉलिटिशियन होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और आपके जैसे कई सारे ऑफिसर आए होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो उसने अगर 20 साल से 30 साल से 50 साल से अपनी हेजेमनी वहां पर बना रखी है, देयर इज अ रीजन, कोई कारण होता है इस वजह से उसने बना रखी है। वो इंतजार करते हैं, वो हर तरह के ऑफिसर का इंतजार करते हैं। उनके 50 काम होते हैं, है ना। एक पॉलिटिशियन के कई सारे काम हो सकते हैं, उसका ये भी काम फंसा हुआ है, इसके किसी सपोर्टर का दूसरा काम फंसा होगा। तो जब वो देखते हैं कि जस्ट ऑफिसर आया है, न्याय से काम करता है, तो अपने उस तरह के काम जितने उनके फंसे होते हैं वो करा लेता है। जब वो देखते हैं करप्ट ऑफिसर आया है, ये तो पैसा दे दो तो कुछ भी कर देगा, तो वो अपने वाले काम करा लेते हैं। हमें कितना रहना है एक जगह पर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं, और उनसे रिस्पेक्ट से बात करो आप, है ना। उनको कभी भी, और खासकर जब वो 2-4 अपने चट्टू बट्टू को लेकर आते हैं ऑफिस में आपके, तब आप उनकी इंसल्ट मत कर दो कि नहीं तू कैसे आ गया बिना पूछे अंदर, है ना। तो ठीक है, अपना मैनेज रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आपको जो सही लगता है वो करो, जो नहीं सही लगता है वो मत करो, कोई प्रेशर नहीं डालना। आईएएस आईपीएस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना पाता। ऊपर लेवल पर जाकर सीनियरिटी पर जाके अलग होता है, लेकिन जब आप नए ऑफिसर होके जाते हो ना, पब्लिक बहुत आपको सपोर्ट करती है, और जब आप बढ़िया काम करते हो तो बहुत अच्छा भी लगता है खुद को भी, और पब्लिक भी बहुत मानती है। Okay, so just now you told about your experiences. So could you highlight about your day-to-day experience as a civil servant from being IRS officer for the first time and then becoming an assistant magistrate Sitapur to currently working as chief development officers Gonda? आईआरएस में देखो यार, मैं 8 महीने था, ट्रेनिंग में था, लेकिन क्योंकि मेरे बैचमेट अभी भी हैं सारे वहां पर, उनसे बात होती है। तो आईआरएस में तो देखो ऐसा रहता है कि आपको 10 to 5 की जॉब है। 10 to 5 एग्जैक्टली नहीं है, 10 to 8, 10 to 9 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि उनकी भी ईयर क्लोजिंग और सब कुछ होता है। तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात भी ऑफिस से नहीं निकल पाते हैं। मेहनत बहुत ज्यादा है, बाकी थोड़ा करने पर भी होता है, जो ज्यादा मेहनत करता है वो उसको ज्यादा काम मिलता भी है ना। सरकार में तो आपको पता ही होगा, एक सिस्टम होता है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो खैर ऑफिसर लेवल पे, आईआरएस या आईएएस या आईपीएस लेवल पे ऐसा नहीं हो पाता, आपको अपना काम तो करना ही पड़ता है। उसमें आपका बस ये है कि आपका थोड़ा सा मोनोटोनस का काम हो जाता है समहाउ। मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप का ही काम हो जाता है, एक लिमिटेड डोमेन है, उसी में आपको काम करना है। उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, एक्सेल करते हैं, जाता है बहुत अच्छा करते हैं। और आप अक्सर सुनते होंगे कि इस बड़े आदमी के ऊपर रेड पड़ गई, इसके ऊपर ये हो गया, वो हो गया, सर्च हो गया, सर्वे हो गया। तो ये सब आईआरएस वाले लोग ही करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है,
आप कई बार ऐसा आपको लगेगा कि आप क्योंकि सैलरी वगैरह भी देखिए सिविल सर्विस में बहुत अच्छी नहीं है, पर्क्स अच्छे हैं लेकिन सैलरी वगैरह तो बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कॉलेज के पैकेज से कंपेयर करोगे तो हमारे यहाँ का जो सबसे खराब पैकेज वाला भी होगा उसकी भी सैलरी मेरे से ज्यादा ही होगी अभी। वो बात ये है कि यहाँ पर पर्क्स वगैरह होते हैं तो फिर लगता ही नहीं ठीक है, गोंडा में रह के बहुत पैसे करना क्या है ना। और जब असिस्टेंट मजिस्ट्रेट वाला जो टाइम था तो उसमें थोड़ा अलग रहता है यार। उसमें 10 to 5 वाला तो आपका है ही, और 10 to 5 में ऑलमोस्ट आप पूरे टाइम फायर फाइटिंग टाइप का काम करते रहते हो कि कभी ये काम आ गया कभी वो काम आ गया। उसके बाद आप शुरू करते हो अपना काम, जो रूटीन काम होता है उसका रिव्यू करते हो। और कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि जो रूटीन काम है उसमें आपको रूटीन काम करना ही नहीं है। आईएएस में आपको रूटीन काम करना ही नहीं है। रूटीन काम करने के लिए आपके सारे सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं, आपको मैन मैनेजमेंट करना है, सही आदमी को सही जगह लगा देना है। जैसे आप लोग सेक्रेटरी जब बनते हो है ना, अंतराग्नि वगैरह कराते हो, आपको पता है कि इस लड़के से क्या काम लेना है, इसको दौड़ा दो, इसको एक जगह बैठा के काम करा लो, पता होता है ना। तो ऐसे ही अगर आप अपने स्टाफ को समझ जाते हो कि किससे क्या काम लेना है तो फिर बढ़िया काम चलता है, और आप थोड़ा कम काम करके भी ज्यादा आउटपुट निकाल लेते हो। तो उसमें देखिए ऐसा है कि क्योंकि एसडीएम के तौर पर तो बहुत ही ज्यादा मुझे तो बहुत हेक्टिक लगता था, बिकॉज यूपी गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें एक सीयूजी नंबर आपके पास रहता है ना। वो सीयूजी नंबर जो होता है, कॉन्टेक्ट नंबर आपका होता है, वो बीएसएनएल का होता है और पब्लिक में बटा हुआ होता है। अगर ऑनलाइन भी कोई सर्च कर ले सीडीओ गोंडा सीयूजी नंबर, अभी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा कि इस नंबर पे मेरे से बात हो जाएगी। तो किसी को अगर छींक भी आ जाती है और रात को 11 बजे भी छींक आ रही है, उसको मेरा नंबर पता है तो मिला देता है। तो आपकी लाइफ कई बार एकदम हेल हो जाती है, या आपको इतनी गुस्सा आती है कि मेरे को सुबह 6 बजे एक कॉल कर रहा है। 1 जनवरी को सुबह 6 बजे जो बंदा आपको कभी जानता भी नहीं, वो भी एसडीएम साहब ने वर्ष की शुभकामनाएं, है ना। तो ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कई बार, लेकिन पार्ट एंड पार्सल है। एसडीएम में थोड़ा सा इस तरह का काम ज्यादा होता है, किसी की जमीन पर कब्जा हो रहा है, संडे को हो रहा है, आप संडे सोच रहे हो कि मेरी छुट्टी है, लेकिन कब्जा हो रहा है तो वो आपको कॉल करेगा तो आपको भी 10 जगह कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि जाओ देखो वहां पर क्यों कब्जा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन सेटिस्फेक्शन इससे बहुत मिलता है, बहुत सारे अच्छे काम आप करते हो तो काफी हेक्टिक रहता है। एसडीएम के तौर पर तो काफी हेक्टिक रहता है। एज सीडीओ, अभी सीडीओ की मेरी पोस्ट है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये रिलेटिवली चिल्ड आउट पोस्ट है। इसमें आपको डेवलपमेंटल काम देखना है तो इमरजेंसी बेसिस का कोई काम नहीं है। तो कॉल कोई आएगा भी, अगर आपको रात को 11 बजे आप नहीं भी उठाओगे, सुबह 10 बजे आप कॉल बैक कर लोगे उसको तो भी चलेगा। क्योंकि अगर कहीं पर नरेगा का काम नहीं हो पा रहा है तो रात को 11 बजे भी नहीं हो पाएगा, अगले दिन सुबह ही होगा। तो ये थोड़ा सा रहता है, एक मिक्स बैग है एक तरह से आप कह लो, जहां पर कई जगह आपको बहुत ऑड टाइमिंग्स में भी काम करना पड़ता है। लेकिन आप कभी ये मत सोच के चलो कि आप इसमें आके आप 10 to 5 वाला होगा। आपको कभी भी किसी भी समय कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। आप ऑफिसर बन गए तो उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि हम मतलब अपने कंफर्ट जोन में ही रह के काम करें तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। कंफर्ट का भी टाइम मिलता है, अच्छे सीनियर मिल जाए तो छुट्टी वुट्टी भी देते हैं, काम बढ़िया कर लो तो एक आध हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं, घूम के आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत सेट पैटर्न कोई नहीं है। अब जैसे अभी एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट जब चल रहे थे, या राम मंदिर वाला जब डिसीजन आया था, तो एट दैट टाइम आई वाज एसडीएम रायबरेली, जॉइंट मजिस्ट्रेट रायबरेली। तो उस समय तो यार ऐसा था कि हम लोग रोड पे ही पूरा दिन बिताते थे। मैं और मेरे साथ जो डिप्टी एसपी रहते थे तो हम लोग पूरा मार्च कर रहे हैं। लेकिन वो सब भी अपना अलग एक्सपीरियंस होता है यार। आई हैव स्टोरीज, है ना। अपने बच्चों को क्या बताओगे आप, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपके पास इतनी स्टोरीज होंगी कि आप थक जाओगे बताते बताते, है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर वाला क्या बताएगा यार, क्या बताएगा, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मैं कोडिंग कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं। तो और अलग अलग पोस्ट पे, अब इसमें भी कई बार जब आप सेक्रेटेरिएट जाते हो तो 10 to 5 वाला भी आपको काम करने को मिलता है। लेकिन क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर अगर होते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ नया करोगे। तो जनरली हार्ड वर्किंग होते हैं लोग, काफी काम करते हैं, और हैंग आउट करने का भी टाइम मिल जाता है, लोग पार्टी वार्टी कर लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। आसपास कोई ना कोई होता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके पार्टी कर लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत मजा आता है यार। और
दूसरी एक ये अच्छी लिबर्टी होती है कि आपका ऑफिस, क्योंकि सबसे सीनियर आप ही होते हो जनरली, अगर आप आईएएस हो तो किसी भी पोस्ट पे रहो, जूनियर मोस्ट भी जब आप होते हो, जब ज्वाइन भी करते हो एज एसडीएम, आप पूरे तहसील के एक तरह से बॉस होते हो, है ना। 100, 200, 500, 1000 लोगों का स्टाफ आपके अंडर काम करता है, तो आपके हिसाब से चीजें चलती हैं। अगर किसी दिन आपका नहीं जाने का मन हुआ तो आप नहीं गए, ठीक है। तो उसमें आपको कोई ये नहीं कह सकता कि तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए, है ना। बाकी जगह तो कह सकते हैं ना। तो ये चीजें हैं, और अगर आप जिम्मेदारी से काम करते हो तो अगर यूपीएससी से उससे बात करें तो यू डोंट नो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट क्या क्या इम्प्रूवमेंट थे जो सिंगल डिजिट तक आपको लेके। अच्छा देखो यार, सेकंड अटेम्प्ट में पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि शायद सिलेक्शन हो जाए, रैंक वैंक का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। रैंक आ गई, बहुत अच्छी बात है। है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। हाँ, मैंने जो वही होता है देखो, पोस्ट फैक्टो एनालिसिस होती है हर चीज की, है ना। ऑप्शनल लिया, सक्सेसफुल हो गया तो कहते हैं कि हाँ इस वजह से लिया था। तो अब मुझे जो लगता है वो मैं बता देता हूँ, बाकी तो राम जाने यार, है ना। बहुत सारे लोग वो चीज करते हैं, नहीं होता है। हो गया, क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मुझे अब लगता है वो मैं बता देता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, पहला तो मेरा बहुत मन नहीं था कि दूसरा अटेम्प्ट देने का, क्योंकि मेरे पापा पहले कहते थे क्यों बेटा इतना पढ़ रहे हो। तो मुझे लगा कि अब छोड़ा जाए। फिर ये हुआ कि नहीं यार, आईएएस का सोच के किया था तो आईएएस एक बार चलो दे देते हैं, क्योंकि उसके बीच में ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले भी 3-4 महीने का गैप होता है, उसी में एग्जाम हो जाता है। और फिर जब शुरू किया फिर से एक बार करना, तो क्योंकि फ्रेशली ही पढ़ा हुआ तो सब कुछ, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ऑलमोस्ट सारी चीजें पता थी, कैसे तैयारी करना है वो भी पता था। तो सेकंड अटेम्प्ट जनरली बहुत रिलैक्स्ड होता है। और उसमें मुझे मुझे जो लगा, मैंने मैंने जो सोचा कि मैं कर सकता हूँ, वो मैंने बस इतना किया कि टेस्ट सीरीज एक तो ली थी, और दूसरा ये किया था कि जो मुझे लगा पहले अपने अटेम्प्ट में, कि एनालिसिस मैंने किया कि क्या कमियां रह गई थी। जैसे मेरे आंसर राइटिंग में मुझे कुछ चीजें लगी थी कि और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए था, जितना मुझे नॉलेज थी उतनी मैं वहां पर एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो ऐसे 2-3 पॉइंट थे जो मुझे लगे थे कि मुझे करना चाहिए थे। मुझे ऑप्शनल में कुछ कमियां थी जो मुझे इंप्रूव करनी थी। कई बार होता है ना, जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम वाले दिन आपको लगता है अबे यार ये और कर लिया होता, है ना। तो बस वही वाली चीजें उधर 3-4 महीने में कर ली थी कि यार चलो ये भी कर लेते हैं, अब एक मौका मिला है। तो उतने से ही काफी इंप्रूवमेंट हो गया। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना हो जाएगा, बट देन आई रियलाइज कि यही चीजें मिसिंग थी। हार्ड वर्क वाला पोर्शन तो हो चुका था, स्मार्ट वर्क वाला थोड़ा सा बचा होगा, उतने से ही काफी हो गया था। और टाइम बहुत ज्यादा नहीं दिया था, लेकिन ये जो भी टाइम दिया था क्वालिटी टाइम दिया था। और जो लोगों से पूछा बहुत था, जिनका जब पिछले अटेम्प्ट में जो भी लोग थे जिनके किसी जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे, तो उनसे बात करी थी कि भाई तुमने इसमें क्या किया था, क्या स्ट्रेटजी उसमें अपनाई थी, किस तरह से आंसर्स लिखे थे। और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात करी थी कि हमेशा हमको ये सोचना चाहिए कि जो हमारा कॉपी चेक करने वाला है वो क्या चीज देख रहा है, दूसरे साइड पर जरूर जाना चाहिए। आप सोचो ना कि मतलब ठीक है, हम तो सोचते हैं कि ये यूपीएससी एग्जाम हुआ है, जिंदगी डिसाइड करने वाला एग्जाम है, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, और उसी हवा के चक्कर में हम 4-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमारी 15 घंटे की पढ़ाई से क्या फायदा, हमारा तो ओवरऑल जो कॉपी है, आंसर कॉपी है, वही सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपकी आंसर शीट से ही रिफ्लेक्ट होती है। जो चेक करने वाला है उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या हो, क्या नाम लिखते हो, कैसे दिखते हो, किस कॉलेज से हो, उसमें तो कुछ लिखा नहीं है। आप जिस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट कर दोगे, जितना उसमें अच्छे फैक्ट्स होंगे, जितने अच्छे उसमें एनालिसिस होगी, वही सब कुछ है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, राइटिंग सबकी अलग अलग टाइप की होती है ना। जैसे मतलब थोड़ा सा इसको बोर्ड एग्जाम की तरह समझो आप लोग, है ना। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। और उसके चक्कर में हम लोग, जैसे कई सारे लोगों को पीसीएम बहुत पसंद होता है, वो सोशल स्टडीज पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम होता था तो परसेंटेज के चक्कर में पढ़ लेते थे, है ना। कई सारे लोग ऐसे होते थे जो टॉप कर सकते थे, लेकिन टॉप करते नहीं थे स्कूल में, क्योंकि वो फालतू सब्जेक्ट पढ़ते नहीं थे, उनको फालतू सब्जेक्ट लगते थे। तो इसी तरह से आप यूपीएससी को समझो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, कई सारे हैं। तो जो आपको थोड़े कम लगते हैं इंटरेस्टिंग, उनको भी पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा मेहनत करके, ताकि आपका परसेंटेज खराब ना हो। परसेंटेज से ही इसमें रैंक आती है। वो बात अलग है, वहां 100% पे आती है, यहाँ 50% पे रैंक आ जाती है, ठीक है।
तो वो 50% में भी आपको हर एक सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है आप उसमें सोच रहे हो कि हम पूरे मार्क्स इसको कर दें, बाकी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सारे पर ध्यान देना है, और कुछ सब्जेक्ट्स में अगर आप एक्सेल कर जाओगे तो हो जाएगा, कुछ सब्जेक्ट्स अबव एवरेज कर दोगे तो हो जाएगा। बहुत ऐसा तो है नहीं आपके हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स। So again, I would like to ask one question related to preparation. That many aspirants might face some challenges during the initial stages of their preparation. What challenges have you faced? How to keep yourself motivated throughout the journey, especially in times of lows? How can students avoid burnout situation from the vast syllabus of UPSC? देखिए, तैयारी करने में ऑब्वियसली बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते हैं जब लगता है कि यार बैंड बज जाएगी ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, प्लेसमेंट ली नहीं है और तैयारी इधर कर रहे हैं और लग रहा सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ये तो बिल्कुल जेन्युइन सिचुएशन है, सबके साथ आती है। कोई कितना पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, लगता जरूर है। तो उसमें आप देखो, यही है कि पहला तो ये है कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि, जैसे मेरे साथ क्या था, मैंने जब ऑलमोस्ट 7-8 महीने तैयारी कर ली थी, तो मेरे साथ के जैसे कुछ बैचमेट्स थे जो पहले से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम दे दिया था। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था कि मेंस का रिजल्ट आया था कि इंटरव्यू तक कौन जा रहा है। तो उसमें कुछ मेरे पहले के साथ के लोग थे, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे, तो जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में और मैं जानता था वो बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम लोग गाइडेंस लेते थे, उनसे पूछते थे कैसे पढ़ना है। तो उनका नहीं हुआ तो लगा अबे यार ये क्या करते रहे हम लोग 7-8 महीने तक, और इसी का नहीं हुआ अब हमारा कैसे होगा। तो उस समय बड़ा लगा कि अब क्या करें, यहाँ क्या करें, फिर कुछ कर भी नहीं सकते। अब जैसे कर रहे हैं। फिर एक बार आप लोगों से पूछा कि यार और क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा, है ना। हाँ, लेकिन जरूर सोचना चाहिए जिससे अगर आप गाइडेंस ले रहे हो उसका अगर नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा अन्य लोगों से भी पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम पहली बार पूछते हो ना, तो कोई भी जो तैयारी कर रहा है 1 साल से वो आपको इतना अच्छा बता देगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कई लोगों को बकवास लग रही है, कई लोगों को लग रहा होगा नहीं बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो जिसको लग रहा हो बहुत अच्छा बता रहे हैं, वो 2-4 लोगों से और जरूर पूछ लेना, इंटरनेट पे 2-4 लोगों के इंटरव्यू और जरूर पढ़ लेना। क्योंकि ये मेरा तरीका है ना, ये मेरे लिए हिट रहा। जरूरी नहीं सबके लिए हिट रहा है। मैंने जैसे बोला कि नोट मेकिंग कोई करता है, कोई बुक के किनारे पर लिख कर करता है, तो कोई भी एब्सोल्यूट तरीका नहीं है इसमें सक्सेस का। आपको बेस्ट करना है, लेकिन आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। आप 6 घंटे पढ़ के कर सकते हो, 10 घंटे पढ़ के कर सकते हो। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करो, सीधे टेस्ट सीरीज करके भी कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हर तरह के बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, और हर तरह के बैकग्राउंड के, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं। और जब भी टाइम्स ऐसे आते हैं कि आपको लगे कि यार मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन है, तो वो एक आध मूवी देख लेना गंगाजल टाइप की है ना, कुछ अपना मोरल बूस्ट करने के लिए, और थोड़ा कहीं घूम टहलाना, 2-4 दोस्तों से बातचीत कराना। बहुत आइसोलेशन में रहने से प्रॉब्लम होती है, मैंने ये देखा है कि आई मेड इट अ पॉइंट कि जब मैं दिल्ली गया था तैयारी के लिए, तो एकदम अकेले कमरा लेके ना रहूं। मैं एक IIT रोपड़ का एक मेरा किसी दोस्त का दोस्त था, वो मेरे साथ था, और एक और मेरे साथ थे, तो 3 लोग हम लोग रहते थे। और उससे थोड़ा सा ये रहता था कि यार लाइफ चलती रहती थी, है ना, जो चीजें होती थी शेयर कर लेते थे आपस में, थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते थे, नॉर्मल लाइफ चलती रहती थी। एकदम आइसोलेशन में जाने से कई बार थोड़ा सा बैकडाउन वाली सिचुएशन आती है, खासकर अगर आप बाहर जाके तैयारी कर रहे हो। जैसे घर पे कोई तैयारी कर रहा है तो उसको तो उतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर दिल्ली वगैरह जा रहे हो तो क्या कमरा ले भी रहे हो तो आप ऐसी जगह ले लो जहां पर आपके कुछ आपके बैचमेट्स या कोई कोई भी पहले पुराना जान पहचान का, या आपने ले लिया कमरा तो उसके आसपास देख लो कोई अगर थोड़ा सीरियस कैंडिडेट हो। थोड़ा सोशलाइजेशन जरूरी है, बातचीत करते रहना जरूरी है, 2 तरह से। एक तो ये कि आपका मोरल बूस्ट होता रहेगा, जब भी आप लो फील करोगे, है ना, तो वो कहेगा कि नहीं यार हो जाएगा, थोड़ा करते रहो। एक दूसरे को ढाढ़स बनाने से ही काम होता है। दूसरा चीज, आपको ये भी पता रहेगा कि अगला बंदा क्या कर रहा है, हो सकता है उसका पढ़ने का तरीका आपसे बेटर हो सकता है वो जो मटेरियल रेफर कर रहा है वो आपसे बेटर हो। बहुत अकेले तैयारी करने से आपको चीजें पता नहीं चल पाती, और ये एग्जाम ऐसा है कि इसका क्योंकि पैटर्न भी चेंज होता रहता है, सिलेबस भी इतना ज्यादा है, और आपका जो मटेरियल रेफर करने वाला है वो भी चेंज होता रहता है। हर साल नई अच्छी बुक्स आ जाती हैं। अब जैसे मैं अब नहीं बता सकता कि इस समय एथिक्स का सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी, क्योंकि हमारे टाइम पे थी नहीं कोई बुक बहुत अच्छी। अब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ गई होंगी,
तो इसलिए 2-4 लोगों से, लेकिन उसमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनसे आप थोड़ा दोस्ती रखो, बातचीत करो, और एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी रहता है उससे कि यार अपने बगल वाले की जब 3 इडियट्स में जाए कहता है कि अपना साथी टॉप कर जाए तो बड़ी फटती है कि ये कैसे टॉप कर गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो हमारे साथ ही रहता था। तो थोड़ा सा वो रहता है कि आगे पीछे सब लोग चलते रहते हैं, तो ऑन एन एवरेज सब लोग ऊपर चलते हैं, तो वो चीज ध्यान देने की होती है। बाकी हाईज एंड लोज आते हैं, लेकिन अगर आप पैशनेट एनफ हो कि हमें ये करना है तो फिर कर सकते हो। एक बहुत छोटी सी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो रहा है इस एग्जाम में, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपने उस तरह की मेहनत नहीं की। किस्मत का रोल है, किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, मैं मानता हूँ, है ना। मैंने जैसे बोला कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट का नहीं पता था, लेकिन इतना भी था कि मुझे ये था कि सिलेक्शन होगा, रैंक क्या आएगी ये नहीं पता है। देखिए ऐसा है कि अगर आप रेडी हैं चैलेंज के लिए, टास्क के लिए, अगर आप अंडर 100 का कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 अटेम्प्ट दो आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आपकी किस्मत बहुत खराब भी रही, आपके चीजें अनुकूल नहीं भी रही, तो भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये हो सकता है क्या 300 रैंक आ जाए, 400 रैंक आ जाए, आप सर्विस में आओगे जरूर। लेकिन अगर आपका एम ही यही है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं बस, है ना, मैं सिलेक्ट हो जाऊं, मेरी 400-500 कुछ भी रैंक आ जाए, तो फिर ये हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब रही तो आप कभी ना सिलेक्ट हो। क्योंकि नीचे की रैंक्स में एक एक मार्क्स पे 50-50, 100-100 रैंक्स बदलती हैं। आपको, आप ऊपर के मार्क्स देख के चलो कि टॉप 100 या टॉप 10 या टॉप 50 के लोगों के क्या मार्क्स आते हैं, है ना। उनसे अगर बात कर सकते हो, कि फॉर्चुनेटली हम लोग आईआईटी कानपुर से हैं, तो ऐसे लोगों से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी को तो ये गाइडेंस का भी मौका नहीं मिलता, तो उनसे जब आप बात करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, इनकी पढ़ाई का लेवल अलग था, इनकी मेहनत का लेवल अलग था, इनका मोटिवेशन का लेवल अलग था। और अगर आप उसी तरह का प्रयास करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन भी ना हो ऐसा होगा। किस्मत क्या करती है, एवरेज आउट ही करती है ना, कभी अच्छी रहती है कभी बुरी रहती है। तो आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो आपको अपने मन में डाउट है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, या ये हो सकता है कि बहुत कोई कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो आप तैयारी में, उसको जरूर एनालाइज करना चाहिए। ऑडियंस में से किसी को क्वेश्चन पूछने हो डायरेक्टली तो अबे सर। हाँ अभय बोल रहे हैं। जी सर। हाँ अभय बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि आपने कोचिंग करी, तो मतलब बिना कोचिंग करके भी सर इस एग्जाम को क्रैक करने का बिल्कुल स्कोप है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोचिंग क्यों करी थी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यार। कोचिंग मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मैं कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, और मेरे से 1 घंटे भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। तो मैं जब दिल्ली गया था तो मुझे लगा कि पता लगा कमरे पे ही बैठा रहूं, कुछ पढ़ाई ना करूं, इससे अच्छा क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ कि दिन में 2 घंटे तो पढ़ाई होगी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था मेरा यार उस समय, तो इस वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। लेकिन फिर मेरे ही बैच के लोग आए थे जिन लोगों ने 4-5 महीने सिर्फ दिए थे, और बिना किसी कोचिंग के ऑप्शनल मैथ्स लिया था, मैथ्स में उसकी अच्छी पकड़ थी। मेरा बैचमेट है सौरभ कटियार, वो महाराष्ट्र कैडर में है इस समय। आईआरएस में भी मेरे साथ था, मेरा विंगी था, मेरा भाई था, है ना। 4-5 महीने उसने पढ़ाई करके मैथ्स से क्रैक किया था, इज एन आईएएस राइट नाउ। तो कोचिंग ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोचिंग ऐसा कोई रामबाण नहीं होता, वहां पर भी बड़ा फिल्टर करना पड़ता है कि साला ये जो पढ़ा रहे हैं सही है गलत है, क्योंकि फाइनली जो फेल हुए वही तो पढ़ा रहे हैं, कौन सा वहां पर सक्सेसफुल लोग पढ़ा रहे हैं। बहुत मेरा मेरा थोड़ा रीजन अलग था यार। मेरा रीजन यही था कि क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दिन में 2 घंटे भी पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैंने सेफ साइड रह के ओकेशन ज्वाइन करी थी। और कोई? विशाल। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ सर बताइए। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग जैसे अभी घर पे है, तो घर में हमारे प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड करता है, तो वो कैसे समझ में आए, मतलब एज लाइक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके भी तो ऐसा कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि वो लोग भी मतलब रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और बनाते हैं, तो मतलब आवर परफॉर्मेंस कहाँ पर हमारा स्टैंड कर रहा है वो कैसे हम जज करें सर? टेस्ट सीरीज अभी तो क्या ही ज्वाइन करोगे आप, अभी क्या जरूरत है, किस ईयर में हो आप?
मैं सर अभी मैं थर्ड अटेम्प्ट दूंगा एक्चुअली। अच्छा, मैं आप एग्जाम एमटेक दे रहे हैं? 2 बार दे ओके चुका ओके, हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अच्छा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में यार, मुझे लगता है आप कौन सी सीरीज टेस्ट सीरीज कर रहे हो? मैं अभी सर राव है इसका वो मतलब करंट अफेयर्स वगैरह उनका फॉलो कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ सर को भी, मतलब मेंस के लिए। अच्छा, नहीं आप ज्वाइन करके देखो। टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं कि बहुत रैंडम क्वेश्चन आते हैं। देखिए ऐसा है ना कि टेस्ट सीरीज भी वैसी ही है जैसा आपका यूपीएससी का एग्जाम है। आप कभी भी प्रीलिम्स का पेपर देखो, ज्यादातर लोग यही कहेंगे साला एकदम रैंडम पेपर आया था, कि इस बार तो करंट अफेयर्स पूछ लिया, पिछली बार ये पूछा था, पिछली बार वो पूछा था। तो जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो कभी आपको यूपीएससी के पेपर में नहीं मिलेगा। तो हाँ। जो एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड वाली जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट सीरीज से ही बनेगी। और तो सर अभी सर जो हम एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं, तो वही सिर्फ उसको रेप्लिकेट करते हैं हम एग्जाम पर जाकर। जैसे आपका क्या मतलब स्ट्रेटेजीज था, जैसे मेंस जब आंसर लिखते थे सर, हाँ हाँ, तो उसको आपने कैसे मतलब जैसे कोई भी एक टॉपिक आया तो आप उसको किस तरीके से उसको रेप्लिकेट करते थे अपने पेपर में? रेप्लिकेट नहीं करना है यार। एक्चुअली अगर हम ये सोचें कि कुछ लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स हैं और उनको हम तैयार कर लें और वैसा का वैसा एग्जाम में आ जाएगा, तो वो होता नहीं है ना। मैंने इसीलिए कहा कि कॉम्प्रिहेंड करना। आप कभी भी, अभी यूपीएससी मेंस का आप पेपर उठा के देखो, आप पहली बार में जब भी उसको पढ़ोगे ना, तो आपको जो समझ में आएगा मुझे ये लिखना है, आप 2-3 बार उसको फिर से पढ़ोगे वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। अभी आपके ही एक बैचमेट है, मैं उनको जानता हूँ, तो वही मुझे पेपर वगैरह दिखाया था एक आध उन्होंने। तो उसको जब हमने पढ़ा, मैंने उसके साथ पढ़ा वो पेपर, तो जो उसने आंसर दिया था, हमें जो पता होता है हमें वो नहीं लिखना है, जो पूछ रहा है वो हमको लिखना है। और यूपीएससी मेंस का आप कभी भी पेपर देखो तो बहुत ट्विस्टेड होता है वो। उसमें वो लिख देंगे पहला सेंटेंस कि ये इस साल में ऐसा ऐसा ये कानून पास किया गया। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हम क्या करते हैं, वो हमने पहली लाइन पढ़ी, उसके बारे में तड़ा तड़ लिखना चालू कर दिया, जितने पॉइंट हमें बताए, वो पूछ ही नहीं रहा है ना, वो हमें लिखना ही नहीं है हमें। देखिए दूसरे अटेम्प्ट में जो मैंने बात करी, दूसरे अटेम्प्ट में बेटर हुआ तो इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं कोई भी चीज जो उन्होंने ऑलरेडी लिखी है वो मैंने रिपीट नहीं करी, जो पूछ रहे थे सिर्फ उतना ही लिखा। जो चीज ऑलरेडी उसमें लिखी हुई है उसके बारे में हमें अलग से इंट्रोडक्शन देने की, या जो मेंस का पेपर होता है उसमें ऐसे वाला छोड़ दो आप, तो कहीं पर भी ऐसे जरूरत नहीं होती, ना इतना स्कोप होता है पेज में जगह होती है, ना इतना हमारे पास टाइम होता है कि हम वो बातें लिखें जो पूछी नहीं गई हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और उसके बारे में कुछ पूछ रहा है, अगर हम आर्टिकल 19 लिखने लग जाए उसमें, तो हमारा एक पैराग्राफ तो उसी में चला जाएगा। एकदम टू द पॉइंट उसमें आंसर लिखने की जरूरत होती है। और कभी भी ये मत सोचिए कि ये लिमिटेड सेट होगा, लिमिटेड टॉपिक्स होंगे उस पर होगा, क्योंकि हाँ उसको आप उस सेंस में जरूर ले सकते हो कि पिछले 1-1.5 साल में या 2 साल में चल क्या रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है और उसमें क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं पूछ क्या रहा है और हमें इसमें लिखना क्या है। जरूरी नहीं होगा जो आपने सोचा होगा वही लिखना हो। उसी के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज, मुझे पता नहीं आपने मेंस की करी कि नहीं करी, लेकिन आप वो टेस्ट जब देना चालू कर दोगे वो चीज तभी डेवलप हो पाएगी। आप अगर सोचो कि पहले से डेवलप हो जाएगी तो होती नहीं है। कुछ चीजें एकदम मैदान में ही होती है ना। कितना भी नेट प्रैक्टिस कर लो, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही होता है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज आपको करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज को आप कितना सीरियसली ले रहे हो ये बहुत जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज को आप फिर वो वर्ल्ड कप का फाइनल मान के ही खेलो कि नहीं। ये देखिए कई बार ये होता है कि हमारा रिवीजन नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता, हम बहुत डिमोरलाइज फील करते हैं टेस्ट से पहले, और लगता है कि ये टेस्ट तो यार मेरा ठीक से हो नहीं पाएगा, मैं अगला टेस्ट बढ़िया दूंगा, और वो अगला कभी आता नहीं है। तो जितनी तैयारी है उतने में ही हमको मेंस लिख रहे हैं और उतने में ही हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। वो 3 घंटे आप पूरी आप एनर्जी लगा दिए, जो कुछ आपको आता है क्वेश्चन पढ़ के और जितना समझ में आता है उसमें करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलता है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, मेरे हिसाब से उसमें काफी इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि कई बार पेपर पढ़ के लगता है हमको आता है, लेकिन जो पूछ रहा होता है उसमें थोड़ी सी एनालिसिस चाहिए होती है। वो जब तक हम आंसर लिखना चालू नहीं करेंगे, वो आदत नहीं डालेंगे, तब तक आएगा नहीं। थैंक यू। या मोहित गुप्ता। सर मैं ये पूछा था कि मैं अभी Y20 हूँ फर्स्ट ईयर में, तो मैं अभी से कुछ प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? ना एंजॉय करो कॉलेज।
और यही पूछना था कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अरे इंटरव्यू क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो यार अभी मोहित? अरे मैं इंटरव्यू की क्योंकि टेंशन ना लो। सुनो, अखबार पढ़ो सिर्फ, है ना, एक कोई अखबार देख लो जो कमरे पे रोज मंगा लो, है ना, और उसको बस पढ़ो। अभी इतना काफी है मेरे हिसाब से। सिलेबस वगैरह देख डालो, ऑप्शनल ऑप्शनल अगर सोचना है क्या सेलेक्ट करना है। जैसे कौन सा आपका इंजीनियरिंग कौन सा है, किस ब्रांच में है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस में तो आपकी ब्रांच है नहीं उसमें, तो आप अगर हाँ तो वो देख सकते हो। अगर आपके कोई साथी हैं जिनके पास कोई मटेरियल पड़ा हो तो पलट के देखो उसको, क्या तुम्हें समझ में आता है। बाकी तो आपका कंप्यूटर साइंस है तो प्लेसमेंट में बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो ये भी अभी तो ये भी एक्सप्लोर कर लेना बढ़िया से कि हमें ये करना है या क्या करना है या एमबीए करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, इसलिए क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप अगर थर्ड ईयर में जाके जीडी में आपको करना है तो भी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के टॉपिक ही आपसे पूछने वाले हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप वेल वर्स्ड रहोगे तो बहुत अच्छा है। ऑप्शनल चूज कर लो, कितना कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट सेकंड ईयर एंजॉय करो यार, कॉलेज की लाइफ को कमरे में नहीं बताओ, है ना, बाहर निकलो, एंजॉय करो। जो गलतियां अन्य लोगों ने की हैं उनसे सीखो, ठीक है। दोस्ती करो, मजे करो यार कॉलेज में। और कुछ नेक्स्ट कुछ ईयर पूछना हो? विकास विकास कुमार। विकास I think he's having some. Nishir Srivastava. हेलो हेलो। Yeah. सर, आपके पहले अटेम्प्ट में सर लाइक ऑन एन एवरेज फॉर नॉर्मल स्टूडेंट सर कितने ड्यूरेशन में सिलेबस वाइंड अप हो जाता है सर, विदाउट एनी फर्स्ट रिवीजन सर? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ कोर्स सर। हेलो आदित्य नवतेश, आपको समझ में आया क्या बोला? तो एक बार मुझे बता दीजिए, हेलो रिपीट करके। नहीं क्लियर नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हेलो नहीं है। Nishir, maybe you can write the question in chat box. We'll take it from there. हाँ, आप उसमें लिख दें तो उससे ले लेते हैं। By the time we can take someone else. Shivam Tiwari. हेलो हाँ शिवम बताएं। Yes. सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे सर हम प्रिपरेशन एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं, 5th से लेकर 12th तक पढ़ते हैं सर, तो सारी एनसीईआरटी बुक पूरा कवर टू कवर पढ़ना पड़ता है सर, मतलब मेन टॉपिक्स पढ़ के ना ना, कोई जरूरत नहीं है भाई, क्यों पढ़ना? स्कूल में नहीं पढ़ा तो अब क्यों पढ़ेंगे? 5 से 12 का जो वो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ डालो, मुझे वही लगता है कि जब आप नॉन सेलेक्टिव होकर चीजों को पढ़ते हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, है ना। ठीक है, उसके 5 से 12 पढ़ के भी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने भी वही 10 घंटे वाले लोग हैं जो 10 घंटे देते हैं तैयारी में, है ना। अगर आप 5-6 घंटे वाली तैयारी करनी है आपको तो सिलेक्टिव हो हमेशा। कभी भी कोई चीज ऐसा नहीं पढ़ना है आपको कि स्क्रैच से एंड टू एंड पढ़ना है, नहीं, कभी नहीं। मैं तो कभी नहीं पढ़ा, और जो लोग जल्दी सेलेक्ट होते हैं उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, मैं जानता हूँ जिन लोगों को। मैं 5 महीने वाला जो लड़का बता रहा हूँ ना, वो मेरे से नोट करके सब कुछ लेके गया था कि इस बुक में क्या पढ़ना है, उस बुक में क्या पढ़ना है। उसने सारे चैप्टर भी नहीं पढ़े थे हर एक बुक के, है ना। तो 5th से 12th की एनसीईआरटी कोई मतलब नहीं है। 7-8 एनसीईआरटी ऐसी हैं जो आप पढ़ लोगे तो उतना ही आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि देखो स्कूलिंग में क्या होता है कि आपको पहले वो उसका फंडामेंटल समझाएंगे, फिर उसके अगले साल उसका फंडामेंटल भी लिख देंगे, उससे ऊपर कुछ और लिख देंगे, इंक्रीमेंटल होती है वो बुक्स। तो उसको पढ़ते रहने का बार बार मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। कुछ लिमिटेड है, 9th 10th और 11th 12th की है कुछ अच्छी एनसीईआरटी जिनको पढ़ने से कोई फायदा है। अदरवाइज मुझे फिर तो कोई लॉजिक नहीं है ना यार, फिर तो फर्स्ट से लेके आप पढ़ने लो। क्योंकि 6th की जो एनसीईआरटी आप देखोगे इतनी बेसिक लेवल होती है, इतनी बेसिक लेवल होती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हो तो आपको लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। और एक चीज जरूर ध्यान रखो कि जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो वही सोर्स हमेशा रखो। आप मल्टीपल सोर्सेज जहां आपने लेना शुरू कर दिए आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे रिलीज से पहले। तो लिमिटेड सोर्सेज हो जिनका आप रिवीजन कर पाओ, उनको ही रखो।
एनसीईआरटीज आप अगर थोड़ा सा नेट पे सर्च करोगे मुझे लगता है मिल जाएंगी, 5-6 ऐसी हैं। तो अदरवाइज मुझे जितना ध्यान आता है मैं आदित्य को या नमतेश को किसी को भी बता दूंगा तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी की जरूरत है। आप कोई भी बुक अगर सिलेबस की भी उठा के पढ़ोगे यूपीएससी की, मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो पॉलिटिक्स, उसमें सब कुछ दिया हुआ है ना। एक दो अगर आप एनसीईआरटी जो थोड़ी एडवांस लेवल की है वो पढ़ लोगे तो दैट इज सफिशिएंट। कोई भी चीज स्क्रैच से नहीं करनी है आपको, आप एंड टू एंड कुछ भी मत करो, है ना। बिना दिमाग लगाए कोई भी चीज मत पढ़ो। बिना दिमाग लगाए पढ़ना चालू किया तो आपकी 1 साल की प्रिपरेशन 2 साल में बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास। Okay, so this was Shishir's question. What duration you completed your syllabus, sir, in your first attempt? ओके हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में सिलेबस कंप्लीट करने में यार लग गया था। ऑप्शनल का सिलेबस मेरा थोड़ा ऑफबिट ऑप्शनल था, मटेरियल मिलने में दिक्कत हो रही थी, उसमें भी 9 से 10 महीने लग गए थे पूरे। और जीएस में भी करीब 10 मंथ्स 11 मंथ्स, क्योंकि मैं कोचिंग जाता था वहां से कुछ होता रहता था, बाकी थोड़ा बहुत कुछ सप्लीमेंट करता था, तो 10 मंथ्स 11 मंथ्स लग जाते हैं। ऑप्शनल पे थोड़ा डिपेंड करता है, अगर पहला पढ़ा हुआ ऑप्शनल है आपका तो थोड़ा जल्दी कर सकते हो, अगर फ्रेश लिया है कोई ऑप्शनल तो भी 10 मंथ्स लगते हैं। क्योंकि देखिए आप अगर ऑप्शनल का कोई क्लासेस करते हो या खुद से भी तैयार करते हो 4 to 5 मंथ्स तो आपको बेसिक मटेरियल कवर करने में ही लग जाएगा, है ना। और एक बार वो वही मैं कह रहा हूँ, जो एक बार किताब हम पढ़ते हैं ना वो वाला तरीका होगा, पढ़ गए एक बार में, लेकिन उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करना, उसमें चीजों को क्रिस्प करना, कंसाइज करना, इसमें कम से कम उसका भी डबल टाइम लगता है। तो आप मान के चलिए साथी था जिसने 4-5 महीने की तैयारी की थी, वो भी पहले से कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा था, प्लस उसका मैथ्स में बहुत अच्छी पकड़ थी, तो वो ऑप्शनल उसका काफी तैयार था। तो 10-11 मंथ्स तो लगता है। नेक्स्ट इज विशाल पांडे। हेलो विशाल, यस हेलो हाँ विशाल सर, एक चीज पूछनी थी कि मतलब इसमें हम इररिलेवेंट पढ़ने से कैसे बचें। मतलब जैसे मतलब क्या होता है ना कि एक कोई भी वो तो कोई भी, और ऊपर से एक ये होता है कि मतलब वो कोई भी कॉमन टॉपिक देते हैं सिलेबस में, तो सेलेक्टिव कैसे बनना है। जैसे उन्होंने दे दिया इंटरनल सिक्योरिटी, अब इंटरनल सिक्योरिटी तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो गया, अब इसमें से मतलब सेलेक्टिव कैसे होना है, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसे कॉमन टॉपिक पे। सेलेक्टिव देखिए ऐसे होना है कि आपके कुछ सीनियर्स होंगे, 1-2 साल सीनियर्स होंगे जो वहाँ दिल्ली में तैयारी कर रहे होंगे, या जिनका अभी सिलेक्शन हो गया होगा, इस साल भी हुए हैं कई लोगों के सिलेक्शन, है ना। आप उनसे पूछो, है ना, क्योंकि आप लोगों ने सोसाइटी बना रखी है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो उसको कि आपने कौन सी बुक पढ़ी थी। और मैंने जितना देखा है जो लोग थोड़ा जल्दी सिलेक्ट हो रहे हैं वो लोग बहुत लिमिटेड पढ़ाई करके बहुत लिमिटेड चीजें पढ़कर ही सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो उनसे आप पूछो कि आपने इस सब्जेक्ट में कौन सी रेफर करी थी। हर सब्जेक्ट में देखिए बुक्स चेंज होती रहती हैं, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई बेस्ट किताब उसमें होती है, आप उसी को रेफर करो। आप क्यों 3-4 किताबें रेफर करनी है। अगर कोचिंग वालों के आप उस चक्कर में जाओगे तो वो इतनी बड़ी लिस्ट दे देते हैं, कमीशन खाते हैं उसमें से, तो कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने जो पढ़ा था, मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें उसमें पढ़ जाते हैं, तो मतलब 3-3 4-4 किताबें। और जीएस का एक टॉपिक है आपका, है ना, आपका कितना 200 नंबर का पेपर होता है जीएस 1 का, 200 नंबर का ही तो होता है ना शायद, 250 का, 250 का। अब 250 के पेपर में आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो ना, मॉडर्न हिस्ट्री कितना आने की संभावना है, मैक्सिमम 50 नंबर का आएगा। अब अगर 50 नंबर के लिए आप 5 किताबें मोटी मोटी पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, उसको आपने ऑप्शनल बना लिया आपने। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करिए। जब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम, है ना, आपके पेपर में, तो आप एक सबसे जनरल जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक हो, जैसे एक स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री आती है, पतली सी छोटी सी बुक होती है, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनी हुई है, किसी आईपीएस ऑफिसर ने उसको लिखा हुआ है, वो काफी ठीक बुक है। या अगर आप ये एनसीईआरटी वाली जो आती है बिपिन चंद्रा वाली, वो पढ़ लो, वो भी काफी ठीक है। लेकिन ये मत करो कि आपने पहले वो स्पेक्ट्रम भी पढ़ी, फिर आपने वो एनसीईआरटी भी पढ़ डाली, फिर आपने क्या किया, पुराने सालों क्वेश्चन निकाल के देखे, फिर उसमें से एक क्वेश्चन आपको पता चला, अरे साला ये क्वेश्चन तो दोनों किताबों में नहीं था, फिर आप ढूंढने लगे कि ये कौन सी किताब है जिसमें ये क्वेश्चन था, और वो किताब भी आप एंड टू एंड पढ़ रहे हो। नहीं, ये कभी मत करना। एक किताब पढ़ ली, बात खत्म। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा कभी मिलता है
कि अरे ये टॉपिक भी है एक जो इस किताब में कवर नहीं, उस टॉपिक को आप किसी भी किताब से, इंटरनेट से कवर कर लो, एक पेज में लिख लो उसको, अपनी बुक में कहीं दबा दो उसको, जब आप रिवीजन करोगे उसको भी पढ़ लेना। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ के जो लोग नई नई किताबें पढ़ने लगते हैं वो लोग बहुत पछताते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। 50% मार्क्स पे टॉप करता है आदमी। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस यूपीएससी इसीलिए डालता है, भटकाने के लिए आदमी को, है ना। आप जो टॉपर भी होगा ना, उसने भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उसके पहले तक वो कोई पढ़ता ही नहीं था उसके बारे में। वो टॉपर, क्योंकि बाकी चीजें जो हर साल आती थी उसने वो चीजें करी, इसलिए वो टॉप किया है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, ये 100% वाला एग्जाम नहीं है, इसमें हर एक चीज आपको आना जरूरी नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आनी चाहिए, ये जरूर है। पुराने पेपरों में उठा के देखिए आप, जो आपके एक्सेप्शनल टॉपिक्स हैं वो उन्हीं से आप रेफर करो, है ना। और आदित्य आप ये कर सकते हो या तेज कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट पे भी आप लोग देखो तो जितने भी ब्लॉग वगैरह सारे लोग लिखना है, टॉपर्स लिखना है, तो वो कुछ ना कुछ बुक्स डालते हैं, आप थोड़ा सा उनको पलट के देखो। बुक आपको खरीदनी है, आप खरीद दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें देख लो कि क्या पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि ये कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा होता है, कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा होता है, आपको इंटरनेट पे पता चल जाएगा, आप दोनों को अलग अलग पढ़ लो, और जब रिवीजन करो तो उस बुक से वही चैप्टर पढ़ो। एंड टू एंड वाला चक्कर बहुत खराब है इसमें, है ना। टॉपिक आप डिसाइड कर लो, देख लो कि किस बुक में, किस कोचिंग के मटेरियल में, किस इंटरनेट के उस पे ब्लॉग में अच्छा है, उसको रेफर कर लो, नोट कर लो। और सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से ये होता है कि आपका एक बेस मटेरियल हो जाए। जैसे मेरे कोचिंग के नोट्स मेरे बेस मटेरियल थे, उसमें जो अगर मुझे कुछ लगता था कुछ कमी है, मैंने एक दो बुक रेफरेंस के रख रखी थी, रेफरेंस बुक रखो सर, उसमें देखा ये टॉपिक है, ये टॉपिक मिसिंग था, नहीं पढ़ाया गया, आपने 1 पेज का उसका नोट बना लिया, 2 पेज का नोट बना लिया, अपने मटेरियल में इसको सप्लीमेंट कर दिया, दोबारा आपको वो किताब खोल के नहीं देखनी उस टॉपिक के लिए, आपका टाइम बहुत बचता है इसमें। तो ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बेस मटेरियल, रेफरेंस रखो, रेफरेंस लेकिन रेफरेंस की तरह ही यूज करो, उनको बेस मटेरियल मत बनाइए। Swati, you have raised your hand. Would you like to ask question? अरे विष्णु, मीना बहुत देर से कह रहा है मेरे को अलाउ करो, क्यों नहीं कर रहे भाई इसको अलाउ? यस सर। रेज हैंड कर ही नहीं रहा, रेज हैंड तो करें। हेलो सर। सर आई वांट टू आस्क कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऑप्शनल के लिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि मतलब फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि ऑप्शनल में मैं सिविल, मेरा डिपार्टमेंट है तो सिविल्स का ही मैं लूं, तो मुझे अभी से ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए उसके लिए, मतलब बिल्कुल जो सब्जेक्ट्स है। हाँ, आप थोड़ा सा ये देख लो, जैसे आपके कुछ कोर्सेज सिविल के भी अब शुरू हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में हो जाते हैं शुरू कुछ सिविल के कोर्सेज, के नहीं होते हैं? थर्ड सेमेस्टर में पहला सर अभी तो थर्ड सेमेस्टर शुरू होंगे, ठीक है। तो आप ना उसको क्या करो ना, एक बार आप जो मैंने बोला ना कि पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर है 20-25 साल वाले, वो किसी से मंगवाओ दिल्ली से, है ना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जिन लोगों ने तैयारी करी होगी सिविल इंजीनियरिंग से, आईईएस की या आईएएस की, उनके पास मिल सकते हैं आपको, वो कहीं से जुगाड़ कर लो उसका, और उसमें देख लो एक बार कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, है ना। लेकिन अभी क्योंकि आपका ऑप्शनल कुछ चालू भी नहीं हुआ होगा पढ़ाई, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, सिविल आप लेके कर सकते हो। ये है कि मेहनत ज्यादा होती है इसमें, बट वो मेहनत फिर आपकी क्योंकि स्प्रेड आउट होती है, आप 2-3 साल पूरी मेहनत कर रहे हो उसको, और साथ ही साथ ये भी देखते चल रहे हो कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो, उसमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको क्या देखना है, तो डेफिनेटली उसको आपको आगे बहुत फायदा होगा उससे। नोट्स भी आप अभी से बना लोगे, बाद में बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। Okay, so we regret that many of you were not able to ask your question. We have our time limit, so we would like to conclude this session now. I would like to request you, sir, what are your last remarks? What is your last message that you would like to give aspirants here? देखो यार, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, और आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप बहुत दो माइंड में रह के इसकी तैयारी मत करो सिविल सर्विसेज की, मेरे हिसाब से। अगर आप दो माइंड में हो तो आप जो दो माइंड आपके चल रहे हो, 3 चीजें चल रही हैं, जो भी चल रहा है कि हमें पीएचडी करनी है, हमको
सिविल सर्विसेज करना है, हमको कैट करना है, हमको किसी कॉर्पोरेट में जाना है, तो आप थोड़ा सा बात कर लो लोगों से, है ना। हर आदमी की अपनी टेंडेंसीज होती हैं, हर आदमी का अपना नेचर होता है। जैसे मुझे जीडी से बहुत नफरत थी क्योंकि यार मतलब मैं जीडी में बहुत बोल नहीं पाता था। इंटरव्यू में बोल लेता हूँ, जीडी में मेरे से नहीं बोला जाता। मेरे से ये नहीं हो पाता कि मैं दूसरे का पॉइंट अपना बनाकर बोल दूं, सम अप कर दूं उसको। हर आदमी का अपना नेचर होता है, ऑल्दो उसमें भी आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। मुझे इम्प्रोवाइज करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि यार ठीक है, मान लो एक बार कर लिया, मेहनत कर ली, प्रैक्टिस कर ली दोस्तों के साथ, है ना, और एक बार कर लिया, लेकिन उसमें जीवन भर कुछ ना कुछ वैसा ही लगा रहेगा। तो मुझे लगा कि आगे जाने के लिए मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे थोड़ा सा फ्रीडम, मैं सही बताऊं तो सरकारी नौकरी में मुझे ज्यादा फील होती है फिलहाल ग्रास रूट लेवल पे, कि आप एकदम एब्सोल्यूट बॉस होते हो जहां पर भी होते हो, आपके ऊपर कोई नहीं होता। जो होता है वो बहुत ही बड़ा बॉस होता है, और क्योंकि जनरली आप ही की सर्विस का होता है तो आप पर ट्रस्ट करता है। तो और जो चीज आप करना चाहते हो उसमें किसी तरह के हिंड्रेंसेस ऐसे नहीं होते हैं। आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो बहुत ऑप्शन होते हैं। प्लस जो आप डेली लाइफ में दिक्कतें झेलते हो उसका सॉल्व करने का पहले पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन लेवल पर, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेवल पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और करते हुए मैंने देखा है लोगों को। तो एक अच्छा ऑप्शन है, दो माइंड में मत रहिए, बात करिए लोगों से, है ना। आपको जब बात समझ में आएगी कि क्या चीज करना ठीक है, तब फिर उस पर आप काम करना शुरू करिए, है ना। और तब तक मेरे हिसाब से आप लोग ये करो कि करंट अफेयर्स पे काम कर लो, न्यूज़पेपर पे काम कर लो, है ना। जो देखो, एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन भी आप कभी पढ़ो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक मॉडल इंडियन सिटीजन जो कहते हैं, कि उनका कहने का मतलब ये है कि एक आदर्श भारतीय नागरिक जो होगा उसको जो भी जानकारियां होनी चाहिए, वो जानकारी अगर किसी को है तो वो बिना किसी एक्स्ट्रा पढ़ाई के एग्जाम निकाल सकता है विद एन ऑप्शनल। ठीक है, तो जो आपके आसपास हो रहा है, अवेयरनेस अगर आपको है, क्या टॉपिक चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, देश में क्या चल रहा है ना, क्या उसका समाधान है, कुछ आपके उसके बारे में सोचते हो, कुछ डिस्कस करते हो, किसी से चर्चा करते हो, तो बस उतना ही है। और लेकिन ये अगर कोई बहुत जीनियस है, जिसको बहुत लगता है कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है और वो पीएचडी लेवल पे, रिसर्च लेवल पे कुछ कर सकता है, वो चीजें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्सीलेंट हो तो मतलब आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है तो उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे। मेरे हिसाब से अगर आप रिसर्च में जाओ तो वहां पर बहुत स्कोप होता है उस चीज का, लेकिन जनरलाइज आपको चीजें करनी है, आपको डेली बेसिस के जो इश्यूज हैं, आपको मैन मैनेजमेंट में मजा आता है, आपको कोऑर्डिनेशन में मजा आता है, उसके लिए बढ़िया है ना, अच्छा है। और सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज चाहिए और घर वाले खुश खूब रहते हैं, है ना, वो सब चीजें हैं। तो करो, तैयारी करो, बहुत जुनून के साथ करोगे तो बिल्कुल होगा, सिलेक्शन होगा। और अंडर 100, अंडर 50, अंडर 10 का एम करो, सिलेक्शन का मत एम करो। सिलेक्शन का एम करोगे तो फिर हमेशा इधर उधर 19-20 वाला मामला रहेगा। तो यार सर भी विष्णु मीना विद अस। हाँ भैया, दे दो उसको, वो विड्रॉ कर देगा। हेलो क्या भाई, ऐसा क्या मतलब? हाँ, मेरे को कुछ ऐसा पहला तो ऐसा पूछना है कि मतलब कि ऐसा मतलब कौन सा कोई डे होता है, जैसे कि मतलब अभी जो प्रीलिम्स आने वाला है कि उससे पहले मतलब उस डेट से चालू ही कर दो करंट अफेयर्स भाई, वो कभी कर लिया कभी नहीं किया, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई डेट, कोई भाई इतना टाइम से चालू करना ही करना। देखो यार, अपने बर्थडे से चालू कर लो, है ना। जो भी आप किस साल में देना है एग्जाम? 2022 में देना है। हाँ, मतलब जैसे ही वो मिला वहां से तो अपने बर्थडे से 2021 में जो आपका बर्थडे आएगा उससे चालू कर देना। देखो, एक साल मिनिमम एक साल करंट अफेयर्स का चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेकंड अटेम्प्ट दिया था मैं ज्यादा कंफर्टेबल महसूस किया था, तो 1.5 ईयर कम से कम कवर करना चाहिए। 1.5 ईयर। और मतलब दूसरा सवाल ये है कि मतलब जैसे कि इनसाइट आईएएस पे देखते हैं कि 8-8 क्वेश्चन रोजाना के डालते हैं, और अब तो ऐसा थोड़ी होता है कि 8-8 क्वेश्चन रोज ही लेके बैठे रहे देखते रहे। तो मतलब मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो उनका 8 के टॉपिक ही नहीं पढ़ पाऊँ, लिखना तो दूर की बात है। नहीं, कौन से वाले टॉपिक है? न्यूज़पेपर वाले? हाँ, वो न्यूज़पेपर के वो जो मतलब डेली के क्वेश्चंस डालते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। 8-8 इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो पढ़ोगे कब यार? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब कितना लिखना चाहिए आंसर रोजाना का, एक या पहले सिलेबस तो कवर कर लो।
पहले सिलेबस कवर कर लो ना 10-11 महीने में, उसके बाद लिखना चालू करो। नहीं, ऐसे काफी टाइम से कर रहा हूँ मैं तो उस आप फेज तैयारी में। कर रहे हो टाइम से। हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होने को है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से रूम पे बहुत ज्यादा करने से फायदा नहीं होता, क्योंकि आप परफेक्शन की तरफ टेंडेंसी लाने लगते हो, तो उसमें मतलब मुझे नहीं फायदा हुआ। मैं तो रूम पे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, जो करी टेस्ट सीरीज में करी, एकदम एग्जाम टाइप सिचुएशन में, और उसी में बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। रूम पे करते हो तो बहुत अच्छा है, किसी कोई कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है। मेरे से होती नहीं थी, मेरे को जब तक वो प्रेशर नहीं होता था 2 घंटे 3 घंटे वाला, तब तक मेरे से वो राइटिंग प्रैक्टिस हो नहीं पाती थी, उतना सीरियसली कर नहीं पाता था। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा लिखना चालू करो, वो एनालिसिस करके देंगे, आप थोड़ा बहुत दिखाओ किसी को, उससे पता चलेगा। बस यही था, दूसरा। Okay, so finally here we conclude our session. I would like to thank you on behalf of the Students' Opinion Society and all the students present here to accept our invitation and providing your valuable time. So we would like to end this session now. Thanks a lot, all of you, for joining us. Thank you and all the best. Thank you, Shashank. Thank you, sir. It was a pleasure having you here. Thank you.